बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। नाजरीन, दूध का दूध और पानी का पानी ये हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है बहुत से मामलात में ये हो जाना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और ऐसे में चूँकि अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से जजेस ने ख़त लिखा, जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए, उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सी बहस हो रही थी और उस बहस पर ज़ाहिर है बहुत सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से मामलात उठेंगे, मामलात बेहतर होंगे। और ऐसे में अभी कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और इंक्वायरी कमीशन ज़रा इस मामले की तहकीकात करेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जितने भी इदारे हैं इनकी आपस की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है। तो ये बहुत अहम है कि चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ें कि अगर कोई इल्ज़ाम है तो तहकीकात हो जानी चाहिए और अगर कोई वाकई ऐसी चीज़ हुई है तो फिर जिसने किया है उसके हवाले से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। हम अपनी ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हैं और पहला सेगमेंट हमारा जो कि होता है मज़ेदार पकवान, उसकी तरफ चलते हैं। मज़ेदार पकवान हमारा सेगमेंट लेकर चलते हैं आपको किचन और देखते हैं कि आज किचन में क्या बन रहा है। आप सबीन मुझसे पूछेंगे कि आपका गेस क्या है। आज गेस करें। किचन आपने देख लिया, एक झलक तो आप देख चुके हैं, तो क्या बन रहा है आज? कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे लेकिन पकौड़े नहीं बन रहे। पकौड़े नहीं बन रही, या आपने मतलब कर लिया है? इतना सा गैस मैंने कर लिया। इतना सा गैस मैंने कर लिया। चलो जी, सबा की तरफ चलते देखते हैं आज शुएब का गैस ठीक जाता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबा देखिए, मैंने किचन की तरफ एक निगाह की, मैं कहता हूँ उकाबी निगाहों की तरह देखा मैंने। क्रिस्पी क्रिस्पी आज बता दे क्या बन रहा है। शुएब का गैस ठीक है कि नहीं, अभी देखते हैं। क्रिस्पी बन रहा है, यस। और शुएब मुझे बताएं, क्या क्रिस्पी सिर्फ पकोड़े ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होता? मैंने यही तो कहा कि क्रिस्पी बनने लगे, पकोड़े नहीं है, यही तो मैंने कहा। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी आउट देयर। लेकिन पता है क्या, इन अ वे जो कोटेड बैटर वाली सिचुएशन है, तो हर चीज़ को आप वेरिएशन ऑफ पकोड़ा ही बोल सकते हैं, आई थिंक। बिल्कुल। तो क्या बन रहा है? आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पॉपकॉर्न चिकन। और पॉपकॉर्न चिकन बिकॉज उसका जो कोट है, जो उसका फ्लेकी और क्रिस्पी पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा उस तरह से क्रिस्पी जिंगर टाइप की वो है कोटिंग, तो दैट्स वाई इट्स क्रिस्पी। एंड पॉपकॉर्न क्योंकि वो उसकी फ्लेकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो हम बना रहे हैं चिकन क्यूब से। चिकन क्यूब्स हम यूज़ कर रहे हैं सोब्रोसो के। सोब्रोसो की हमने आपको बहुत वाइड रेंज दिखाई है फ्रोज़न आइटम्स की, फ्रोज़न कुक्ड आइटम्स जिसको हम यानी सिर्फ फ्राई करके और सर्व करते हैं। अनकुक्ड भी आते हैं उनके, और उसके अंदर चिकन की वेरिएशंस हैं, बोनलेस है और विद बोन है। 2-3 तरह की वैरायटी है जिसके अंदर, यानी आप उसको अपने डिफरेंट विथ बोन एंड बोनलेस वैरायटी में घर में यूज़ कर सकते हैं। आज हम इससे ये बना रहे हैं, इसके अलावा पॉपकॉर्न चिकन बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बोनलेस हांडी वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोनलेस चिकन के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैंने एक कोरमा रेसिपी दी थी बहुत झटपट, उसके अंदर भी आप सोब्रोसो की बोनलेस वैरायटी यूज़ कर सकते हैं या बोन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग मूव ऑन करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से एक थोड़ा सा पहले ना मैं ये करूँगी कि यहाँ पे ड्रिंक के लिए ना पानी चढ़ा दूंगी और उसमें पत्ती ऐड कर दूंगी। हमारे पास ड्रिंक में है पीच आइस टी, ताकि वो स्लो पे सिमर होती रहेगी और फिर हम अपनी मैरिनेशन की तरफ चले जाएंगे। इसके अंदर पानी डाल दिया है तकरीबन 2 कप्स, और 2 कप्स के बाद हमने 2 to 3 टीस्पून पत्ती ऐड कर दी है। हम लोग सोब्रोसो का चिकन सबसे पहले तो डीबैग कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन निकाल लिया है और चिकन के अंदर हम मैरिनेशन की स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, ओके, 1 टीस्पून हल्दी, और इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी हम तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा ऐड कर दें। 1 टीस्पून लाल मिर्च भी है इसमें, और नमक। नमक के अलावा तो काम बनता ही नहीं है, तो नमक भी ऐड होगा इसमें 1 टीस्पून। और राइट, इसके अंदर एक अंडा भी डलेगा, अंडा भी ऐड कर देते हैं। और ये सब कुछ ना हमने ऐड करके साइड पे रख देंगे थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए। इसके अंदर अपना फ्लावर मिक्स बना लेते हैं। फ्लावर मिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप, ये थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने, 1 से 1.5 कप का आपने रखना है फ्लावर मैदा, और इसमें आपने ऐड करना है 1 कप कॉर्नफ्लावर।
ये भी क्रिस्प ऐड करने के लिए है कि क्रिस्पी हो जाएगा इसके बाद, कोटिंग आपकी जो है ना। और हम अपना फ्लावर भी सीज़न कर रहे हैं, तो फ्लावर की सीजनिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम 1 टीस्पून काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी बची है डाल रही हूँ मैं। और फिर हमारे पास है नमक 1 टीस्पून, अगेन 1 टीस्पून लाल मिर्च। चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च की वेरिएशंस यूज़ की हैं, यहाँ पे ये ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर देंगे और साइड पे रख देंगे। अब इसकी कोटिंग कुछ इस तरह है कि हमने पहले फ्लावर में डालना है चिकन, फिर आइस वाटर में डालना है और आइस वाटर के बाद दोबारा फ्लावर में डालना है। अब हम चिकन उठाएंगे, मैरिनेटेड चिकन, और लेट्स ड्रॉप अ कपल पीसेस हियर। सही हो गया। अच्छा वैसे और बड़ी दूसरे झटपट हाथ सी है से। ये, इसके बाद ज़ाहिर है हम इसको फ़ौरन फ्राई कर देंगे। इट्स वेरी इजी। इसको देखें ऐसे करके डंक करके आइस वाटर में और दोबारा फ्लावर में ले आएँ, थोड़ा थोड़ा सा एक दफ़ा पानी दिखा के और इधर वापस ले आएँ। तो ये मैंने काइंड ऑफ फर्स्ट बैच कर लिया है। इसके अंदर से हम एक्सेस डस्ट ऑफ कर लेंगे, जो भी एक्सेस फ्लावर है, फर्स्ट और बैच हो गया, फिर पास आउट हो उधर गया मैं तेल ऐड करके और फर्स्ट बैच बॉइलिंग के लिए, फ्राइंग के लिए डाल दूंगी। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्राइंग के लिए डालडा कुकिंग ऑयल। दो मिनट का टाइम देते हैं ऑयल को गर्म होने के लिए, तब तक हम ड्रिंक के पास दोबारा चलते हैं। सही है ना, एक साथ मल्टी टास्किंग हो रही है किचन में। नाइस, पत्ती हो गई है, ये रहा स्ट्रेनर। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कर लेते हैं। फिलहाल चाय गर्म है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पीच जूस, ओह नाइस। और फिर इसमें ऐड होगा लेमन जूस फ्लेवर किक के लिए। चले जी, ये हो रहा है और ये हो जाएगा। गरम हो गया तो जल्दी से हो तेल जाएगा। गर्म हो चुका है, फ्राइंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी क्रिस्पीनेस अब आने वाली है। ओवरली क्राउडेड। सबा जो है वो आई थिंक शैलो एंड डीप का मिक्स में फ्राई चल रहा है इस वक्त, है ना? क्या वो कह रही है अपनी मर्जी है, आप शैलो फ्राई करना चाहते हैं शैलो फ्राई कर दें, डीप फ्राई कर लें। चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। पहले तो फिश आउट करेंगे इस तेल में से। फिश आउट, देखिए वो पॉपकॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएगी। फिश आउट फ्रॉम द ऑयल। ओके, फिश आउट एंड देन डिश आउट। ये देखें इसके अंदर वो जिंगर वाली फ्लेकीनेस नजर आ रही है आप लोगों को, यस, है ना? तो ये वो जो हमने वो डबल कोट किया है ना, उसका फायदा हुआ है। अब बर्फ समझ वाले आइए पानी में डाल ये के। कैसे आती है Yes. इतनी क्रिस्पीनेस फ्लेकी वाली। इसको हम प्लेटर पे लगा देते हैं। आप चेक करें आज कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बनाया है कि वो पूरा फिल भी हुआ है, ऊपर भी लगी हुई है प्लेटर के हिसाब से। चलें ये हो गया है, मैं इसको एक स्टर करके और फिर उधर ऐड कर देती हूँ। क्या बात। इसमें से अभी भी धुआं तो निकल ही रहा है क्योंकि ये गर्म था। तो थोड़ा सा पहले कूल डाउन करने के बाद इसमें आइस डालनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप घर पे बना रहे हैं ना तो यू हैव द लग्जरी टू चिल इट डाउन इन द चिलर, Okay, राइट? right. थोड़ी देर पहले बना लें और उसको ठंडा कर लें फ्रिज में। मैं और try अगर करने आप वाला हूँ। नहीं तो बिल्कुल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आइस वाला डाल try के भी किया? कर सकते हैं। दैट स्ट्रॉबेरी बहुत चिली मैंने simple है ट्राई ये। किया था, बहुत मजे का बना था। रोजा रखा हुआ है। नहीं मैंने वाकई Nice. मतलब मैंने खुद नहीं बनाया था, वाइफ ने बनाया था, लेकिन अच्छा we've tried it. अच्छा, अब शर्त ये थी कि बनाना खुद था। I am अब ये नहीं glad होता कि that बेगम मैंने से बना नहीं के कहा था आपने- कि मैं खुद बनाऊंगा। आपने कहा था कि मैं इसको बनाकर ट्राई करूंगा। मेरी बेगम सख्त है, मुझे किचन में काम नहीं करने देती। आप गन में चाहते होंगे वो आप कुछ फिर इज चले जी, ये हो गया, ये हो गया। ओके जी, डन हो गया जी। ये देखिए जी, हमारे मजे की रेसिपी आज की रेडी है। क्या बात है सबा, जबरदस्त रेसिपी, बड़ा ने एंजॉय की है।
और क्रिस्पी चिकन जो कि बाहर से आपको मिलता है नॉर्मली, तो आपने बता दीजिए घर में कैसे बनता है। तो वो टिप वाज कि आपने पहले वो जो फ्लावर ऐड किया, फिर आपने ठंडे पानी में उसको एक दफ़ा नहलाया, एकदम आपने फौरन से बस डिप करके बाहर निकाला। सब दोबारा उसमें आपने कोटिंग की, तो उससे आपकी क्रिस्पी फ्लेकी जो है वो चीज़ हुई है। एंड साथ पीच आइस्ड टी जिसमें लेमन भी आपने ऐड किया आड़ू है। की ठंडी चाय रेडी है। ठीक है, आड़ू दी ठंडी चाय, ठीक है जी, और साथ पॉपकॉर्न चिकन। सबा थैंक यू सो मच फॉर दिस सेगमेंट, बड़ा मजा है, आपने जरूर ट्राई करना है, फीडबैक हमें देना है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं एक बेहतरीन दोस्त की, जो कहा जाता है कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है, और किताब से मोहब्बत और पढ़ने का शौक इल्म और कामयाबी दोनों की कुंजी है। और हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क की बात की जाए तो किताब पढ़ने का रुझान उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से हमारे पिछलों को था, ठीक है। और इसी वजह से अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक किताब की कामयाबी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, इसके क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से किताब शाये होने के लिए उसके बाद जो है वो बेहतर तरीके से वो बेस्ट सेलर जो है वो बन सके। अब वो वाली चीज़ होती है ना कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि आप किताब क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं इस मयार की किताबें नहीं आ रही, और जब राइटर्स से आप पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत मयारी किताबें हैं ये, और ऑब्वियसली मयार के मुताबिक वो होती हैं, लेकिन लोगों तक वो क्यों नहीं पहुंच पाती और किस तरह से उनकी मार्केटिंग करना ज़रूरी होती है ताकि लोगों को पता चले कि इस किताब के अंदर कितना अच्छा कंटेंट मौजूद है। बिल्कुल ऐसे है, तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे। वो राइटर्स या वो लोग जो लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, लेकिन ये डर या खौफ उनके दिल में होता है, चल लिख तो लेंगे, मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन मार्केट में जब जाएगी किताब पब्लिश होगी तो शायद बिकेगी नहीं, हाथों हाथ नहीं बिकेगी। किताब कैसे बनती है हॉट केक, कैसे बनती है बेस्ट सेलर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मार्केटर एंड ई बुक स्पेशलिस्ट सैयद साकिब मुमताज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आपने मुतादिद इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ काम किया, उनकी किताबें आज बेस्ट सेलर हैं, ये ख्याल कैसे आया, ये काम कैसे किया, ये वाकई क्या एक बाकायदा एक प्रोफेशन है कि किताब की मार्केटिंग के अंदर उसको बेस्ट सेलर बनाना? जी हाँ, असल में ये देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बुक मार्केटिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जब मैंने काम शुरू किया था, ये मैंने एज अ हॉबी किया था क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, तो मैंने कहा चलो ये काम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। सही। लेकिन इसकी इतनी डिमांड है और इतनी मार्केट है कि इस वक्त तकरीबन $50 बिलियन की तो सिर्फ अमेज़ॉन पे किताबों की इंडस्ट्री है। $50 बिलियन जी, और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो $130 बिलियन की इंडस्ट्री है। और हमारी तरफ तो ये है कि कोई किताब लिखता नहीं है और पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, वाकई नहीं लिख रहे लोग, या लिख रहे हैं और लोगों को पता नहीं है? असल में देखिए, लिखने वाला भी है, पढ़ने वाले भी कहीं मौजूद हैं, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया दे के, क्योंकि ज़्यादातर अब काम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, तो उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर आप राइट ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं तो रिगार्डलेस आपकी बुक किस तरह की है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस ज़रूर मौजूद है उस किताब के लिए। ओके। और उसको ढूंढना ही सारे की है सक्सेस जो है। हमारा सारा काम ही इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम राइट बायर ढूंढते रहते हैं किताब के हिसाब से। ओके। उनको टारगेट करने के तरीके हैं। आप टारगेट ऑडियंस तक उस किताब को पहुंचाते हैं विद एड्स और समथिंग? जी हाँ, एड्स के थ्रू, मेनली एड्स के थ्रू है 90%। नहीं सर, जैसे हम देखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक बिक रहा होता है, तो एक किताब एक प्रोडक्ट है वहाँ पर और उसको आप एड्स के थ्रू पहुँचा रहे हैं? जी हाँ है, लेकिन किताब को मार्केट करना प्रोडक्ट से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने आईफोन ख़रीदना है तो आप सैमसंग तो नहीं लिखेंगे सर्च में। सही। प्रॉब्लम यह है कि बुक को किस तरह सेल करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं, और हमें मैक्सिमम टाइम टेस्ट ट्रायल में ही लगा रहता है, हम ट्राई करते हैं कि पीछे एक इस तरह की बुक मार्केट की थी, उसके लिए ये हमने तरीका किया था, वो ट्राई करते हैं। हर दफ़ा नए सिरे से शुरू होता है काम। अच्छा। तो अगर कोई देयर इज नो वन साइज फिट रूल कोई नहीं है किताब के नहीं, लिए। कोई रोल नहीं है इस तरह का। तो अभी भी कंटेंट कितना मैटर करता है कि कंटेंट कैसा हो जो कि देखिए, ज्यादा content- लोगों के इंटरेस्ट का हो? जी हाँ, कंटेंट मैं आपको बताऊं कि जो मेरा तजुर्बा है वो 5% टोटल मैटर करता है, 95% मार्केटिंग है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब किताब नज़र ही नहीं आएगी मुझे कहीं ख़रीदने के लिए, तो मैं किस तरह बाय करूँगा? फिर ऐसे में किताब का फायदा कैसे है? नहीं, किताब देखिए, कंटेंट मयारी नहीं है उस लिहाज से 5% मयारी की बात नहीं करें इधर। हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट इतना मैटर नहीं करता सक्सेस में। अच्छा। मैंने आपको मिसाल दे सकता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं। बड़ी अल्केमिस्ट जो किताब है, हर एक ने पढ़ी होगी, आज तक बेस्ट वो 1988 में उसने रिलीज़ की पोलो कोएल्हो ने, और उसके बाद उसको कहा पब्लिशर ने कि भाई ये किताब नहीं बिकती, आप ये ले लो वापस। अमेरिकन एक टूरिस्ट था, वो गया, उसने किताब पढ़ी, उसको अच्छी लगी, और पहली दफ़ा अमेरिका में प्रॉब्ली 94 में पब्लिश हुई, जो कि सिर्फ 50,000 कॉपियाँ थी। अभी भी अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है अल्केमिस्ट,
और प्रॉब्ली 30 to 40,000 डॉलर मिनिमम उसकी अर्निंग है एक महीने की। लेकिन उसको टाइम लगा। अल्केमिस्ट जैसी बहुत सारी किताबें उसके बाद भी लिखी हैं उन्होंने। अगर आप कोई और पॉलो कोएल्हो की अगर नाम आपको याद है आप बता दें। ऑथर वही है, किताबें भी लिख रहा है, उसी तरह की लिख रहा है। लेकिन वो एक किताब मशहूर बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से हर किसी ने उसको पढ़ने की क्यूरोसिटी लोगों के अंदर आ जाती है। 40 रूल्स ऑफ लव वो भी आई थी। वो तो उस शख्स ने पढ़ी है जिसने कभी किताब को हाथ से स्कूल की किताबें भी नहीं पढ़ी। घर में लाजमी मौजूद है, किसी ने नहीं पढ़ी तब भी। एग्जैक्टली। तो इसमें कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कंटेंट जब तक मेरे सामने नहीं आएगी कोई चीज़, मैं बाय किस तरह करूँगा। और वो बाय उसको पीछे एक अमेज़ॉन का हो गया या गूगल का हो गया, उसका एल्गोरिदम काम कर रहा है कि किस चीज़ को किसको दिखाना है। अगर वो मास्टर कर लेगी तो आपकी किताब उस बंदे तक पहुंच जाएगी जो आप बाय करना चाहते हैं। एक मशहूर शख्स वो किताब लिखे तो किताब बेस्ट सेलर हो जाती है, या कि किताब आपकी स्ट्रेटजी की वजह से उस शख्स को भी मशहूर कर देती है? देखिए, कुछ तो मैंने बड़े एक बिलियनर टाइकून के साथ काम किया। अच्छा। उसकी बड़ी अच्छी बुक थी सेल्फ हेल्प पे, लेकिन वो उसने काम जितना मर्जी पैसा लगा दो, लेकिन उसके बावजूद उसकी नहीं बिक रही थी बुक। अच्छा, पैसे लगाने के बावजूद भी नहीं वो बिकी? कहता था पैसा मुझे कंसर्न नहीं है, आप जितना मर्जी पैसा लगा दें। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि दे आर नोन पीपल। मसलन मैथ्यू पेरी जिसकी अभी डेथ हो गई, फ्रेंड्स वाला, उसकी किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर थी। और पाकिस्तान में देखिए माहिरा खान अगर कोई किताब लिखे, लोग ये जानना चाहेंगे माहिरा ने लिखी वो चीज़ कैसी है, माहिरा के थॉट्स क्या हैं। तो सेलिब्रिटी होना मैटर करता है, चाहे आपने लिखा कुछ भी हो। बिल्कुल मैटर करता है सेलिब्रिटी होना। और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में मार्केट कोई नहीं है। आप देखिए ना, आपकी अगर आपको नॉन ऑथर है, आप मुझे भी ज़रूर रेफ़र कर दे कि जिसने किताब लिखी हो और उसे कुछ अर्न किया हो। हमेशा लोग किताब लिखते हैं फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में रखवा रहे होते हैं। ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, कोई सेल जब तक होगी नहीं। हाँ, मैं किताब लिखूं और मैं उससे 10 लाख सेल कर लूं तो ज़ाहिर है मॉडल बनता है, बिजनेस बनता है। फिर मैं दोबारा लिखूंगा, फिर 3 दफ़ा लिखेंगे। तो ये मसला पाकिस्तान में मार्केट का है ही नहीं, मार्केट नहीं है। लेकिन जो बेस्ट सेलर किताब, जिस तरह आपने कुछ हाथों का जिक्र भी किया, आपने उनके साथ काम भी किया, उनकी किताबें आज बेस्ट सेलर है। एक तो कितना वक्त लगता है जो बेस्ट सेलर हो जाती है, और हाउ डू यू डिफाइन इट एज अ बेस्ट सेलर? कितनी इसकी कॉपीज बिक जाना बेस्ट सेलर होता है? और क्या सिर्फ फिजिकल उसकी जो किताब है उसका बिक जाना, या कि जिस तरह डिजिटल दौर है, ई बुक का ज़माना है, उसका भी इसमें काउंट हो रहा होता है? अच्छा, मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि अमेरिका में ज़्यादातर लोग पेपर बैक प्रेफर करते हैं। अच्छा, अभी भी ई बुक हालांकि बड़ी वो कन्वीनियंट है, आपने अभी डाउनलोड कर ली, और बट पीपल प्रेफर, क्योंकि वो जाते हैं कहीं सैर करने जाते हैं और साथ किताब लेके जाते हैं। हम तो नहीं लेके जाते ना, हम खाने की चीज़ें लेके जाते हैं। अटैचमेंट है वो बड़ी मैटर करती है। और आपने जो कहा ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिनिमम टाइम लगा ना वो 6 मंथ्स लगा था जिसको बेस्ट सेलर पे लेके आने का। लेकिन बेस्ट सेलर जो होते हैं वो उसके बैज मिल जाता है आपको अमेज़ॉन पे, ये नंबर 1 बेस्ट सेलर या बेस्ट सेलर इन दिस कैटेगरी। तो वो उस बैच के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ओके। कई दफ़ा जल्दी मिल जाता है, कई दफ़ा टाइम लग जाता है, और कई दफ़ा ज़्यादातर एटलीस्ट 6 मंथ्स तो कम से कम टाइम देना चाहिए। लेकिन किसी पाकिस्तानी ऑथर के साथ भी आपने काम किया, कोई तजुर्बा रहा? जी हाँ, पाकिस्तानी ऑथर के साथ काम किया। हमने उनके अमेज़ॉन के थ्रू एड्स नहीं रन किया, हमने फेसबुक के थ्रू किए थे। लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी और जो हमारी फ़ीस थी उसको मिला के वो उतना अर्न नहीं हो रहा था। अच्छा। और ये जब उन्होंने मुझे एक बड़े जानने वाले थे, किसी के रेफरेंस से आए, तो मैंने उनको पहले ही कहा, मैंने कहा ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं बन सकेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपको। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो हमने ट्राई किया और 1 महीने के बाद उन्होंने कहा बस अब और नहीं हो सकता। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितनी मैटर करती है? इन्वेस्टमेंट तो देखें, मोस्ट ऑफ द ऑथर के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो कंटेंट अच्छा लिखते हैं। ये जाहिर सी बात है, उसने किया है, मेहनत किया है, उसको बिलीव है अपने कंटेंट लिखने की काबिलियत है तो कुछ तो अच्छा लिखा होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल लिखा होगा, बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अगर किताब की प्रोडक्शन में अगर वो 5-6 हज़ार डॉलर लगा देगा तो उसके बाद वो जब मार्केटिंग है, क्योंकि रिटर्न पैसा मार्केटिंग से होगा। और मार्केटिंग में एवरेज कितने लग जाते हैं? मिनिमम अगर आप अमेज़ॉन की बात करते हैं तो मिनिमम हम जो सजेस्ट करते हैं वो 150 से 300 डॉलर्स का बजट है एड्स के लिए। ओके। इसके अलावा बुक प्रमोशन वेबसाइट्स हैं, उसके बाद और फेसबुक के एड्स है। तो आप उससे अंदाज़ा करें कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव मार्केट है, क्योंकि लेकिन चूंकि मार्केट ही बाहर है तो इसलिए ये मैटर करेगा कि वो कंटेंट क्या है, क्योंकि आपने खुद कहा कि यहाँ पे मार्केट नहीं है जी। अब अगर यहाँ का राइटर है, यहाँ का ऑथर है और यहाँ से मुताल्लिक कोई बात करे, वो शायद ना बिके, लेकिन यहीं का राइटर किसी और नाम से किसी और मौजू पर जो शायद बाहर बिक जाए, उसकी किताब बिक जाए। जी हाँ, अभी एक ऑथर है हॉली जैक्सन, उसकी बुक है गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। ओके। ही हरसेल्फ इज़ ब्रिटिश,
ओके। और उसने किताब लिखी है जो कि पूरी सेट हुई है अमेरिका में। और मैं उसका इंटरव्यू पढ़ा था तो उसमें कहती है कि मैं एक एक गूगल मैप पे जाके मैंने स्ट्रीट देखी उस जो टाउन का जिसका जिक्र है, एंड दैट इज़ हाईली एक्यूरेट। तो पाकिस्तान में अगर आप लाहौर की कहानी शायद बेचना चाहें तो ना बिके ये अमेरिका में पाकिस्तान, लेकिन अगर आप वाशिंगटन की, न्यूयॉर्क की कोई स्टोरी बनाएंगे, और अभी मुश्किल नहीं है, अभी देयर आर सो मैनी क्रिएटिव कोर्सेज, वो आपको कल्चर भी, हमें कल्चर का आप ज़्यादा पता है शायद यहाँ पे आजकल के ज़माने में दूसरे मुल्कों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, आसानी हो गई है। लेकिन अगर आपने वो कर लिया तो फिर आपके लिए वो किताब उस मौजू पर लिखना और फिर उसकी मार्केटिंग करना और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खासा आसान हो जाएगा। बहुत मुनफरद काम है सर जो आप कर रहे हैं। ज़ाहिर है ऑथर से काम करना, बेस्ट सेलर बुक्स आपने बहुत सी कराई उनकी, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे हमारे ट्रांसमिशन में, गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। सोशल मीडिया का ज़माना, यही बात हम ज़ाहिर तकरीबन डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं, और ऐसे में किसी की काबिलियत को जांचना अगर आप उसके फॉलोअर्स से लगाएंगे, उसके व्यूज़ से लगाएंगे, उसके सब्सक्राइबर से लगाएंगे, तो क्या ये दुरुस्त बात है? क्योंकि आज का दौर ऐसा भी है सबीन के मैसेज आ रहे होते हैं, बल्कि कभी कभी एड्स नज़र आ जाते हैं कि हम आपको यूट्यूब सब्सक्राइबर्स देते हैं, हम आपको व्यूज़ देते हैं, इंस्टा के आप फॉलोअर्स ले लें। बल्कि मैंने कैलकुलेट किया सबीन, रुक जाएं, मैंने कैलकुलेट किया, वो जो ऑफर्स आ रही थी, मैंने कहा ये तो इस हिसाब से एक जो फॉलोअर है वो 4 रुपये का बनता है। एक फॉलोअर 4 रुपए का खरीदा हुआ। हाँ, मतलब जो ऑफर्स उनकी थी उसके हिसाब से ऐसे ही बन रहा था। एक अहम बात आपने बड़ी की कि काबिलियत को उसके ऊपर जांचा जा रहा होता है ना। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिल रहे होते। क्यों नहीं मौके मिल रहे होते? कि वो कहते हैं हमारे आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं, अपना इंस्टा प्रोफाइल भेज दें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ, और आपको वो काम नहीं मिल रहा होता। एब्सोल्युटली। तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो बहुत सी ऐसी ऑफर्स आप देखते हैं, आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, व्यूज़ हम बढ़ाएंगे, ये इनऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक का कोई फ़ायदा भी होता है। इस पर हम बात करें। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग ने हमें ज्वाइन किया। असद, बहुत शुक्रिया। असद, इनऑर्गेनिक फॉलोइंग, सब्सक्रिप्शंस एंड व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त? हाँ, ये पूरा एक बिजनेस है, पूरी एक इकॉनमी है। और क्योंकि आपको पता है मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं पॉलिटिकल बात किए बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने 2019 में या 18 में गालिबन एक स्टोरी की थी, और वो ये थी कि जब हम पाकिस्तानी पॉलिटिकल हैशटैग्स को एनालाइज कर रहे थे, हमें बांग्लादेश से कॉन्स्टेंटली ट्वीट्स नज़र आ रहे थे, 3-4%, 5% ऑफ द टोटल हैशटैग वैल्यू, जो कि बड़े बन जाते हैं। तकरीबन 25,000 के करीब हमने देखा कि सिर्फ 2 हफ्ते में पाकिस्तान के 10 बड़े पॉलिटिकल हैशटैग्स पे ट्वीट्स आए। 25,000 बड़ी सिर्फ ट्विटर पे एक फिगर होती है। तो वी गॉट रियली इंटरेस्टेड कि ये क्या है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि बांग्लादेश इज फेमस फॉर हैविंग क्लिक फार्म्स। वो क्लिक फार्म्स ये होते हैं बेसिकली, जो आप बता रहे हैं कि जहाँ से ना सिर्फ आप फॉलोअर्स परचेज कर लेते हैं, बल्कि हाँ, जिनको हम बॉट्स कहते हैं, और वो लोग होते हैं जो कि क्लिक करके आपको एंगेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ना सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टा की तो आपने बात कर दी, बट यूट्यूब पे भी एक पॉपुलर फिनोमेना है कि क्यों आपको पता है कि मोनेटाइजेशन के लिए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड रीच करना पड़ता है, तो उसके लिए भी अब कंपनीज ऑफर, बल्कि अब से नहीं, काफी अरसे से कंपनीज ऑफर करती हैं। के लिए भी हो गया है, काफी अरसे से ये फेसबुक के लिए देख रहे थे। नहीं, ये तमाम उसके लिए है, हर प्लेटफॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं वो होता है। ट्विटर के लिए भी? जी, ट्विटर के लिए तो ऑब्वियसली है, जिस तरह मैं भी बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल वो ये था। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग, ये मैं एक और प्रोग्राम में भी बता रहा था, गालिबन ट्रिब्यून की स्टोरी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि ट्विटर ने जब फेक फॉलोअर्स बंद किए थे, ये 2018-19 की बात है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस के फॉलोअर्स कम हो गए थे। पूरी दुनिया में कम हो गए थे वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान में भी थे, और थोड़े नहीं, हज़ारों फॉलोअर्स कम हो गए थे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वो मिलता है अंदाज़ा कि जो पॉलिटिक्स में भी, कोऑपरेशंस में, मार्केटिंग में जो जनरली इंगेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसका एक, वो आप जिस तरह बात करी थी ना, कि वो बहुत सेट मैट्रिक नहीं है, वो कोई बहुत एक क्लियर थ्रेशोल्ड नहीं है कि हाँ इतनी होगी तो ठीक है और इतनी नहीं है तो जो है वो ख़राब है। अच्छा, तब ठीक है, रुझान तो है, जाहिर है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट भी किया। फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके फ़ायदे तो ये हैं जनरली कि आपको एंगेजमेंट मिलती है, आप एक एम्पलीफाई करके अपना एक पर्सोना दिखा सकते हैं। जो बाकी ब्रांड्स आपको पीआर के लिए कांटेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके फॉलोअर्स देख के कर रहे हैं, फॉलोअर्स देख के करते हैं, आपकी एंगेजमेंट देख के करते हैं। अच्छा, नुकसान ये है कि फिर जब ट्विटर पे या यूट्यूब पे, और नुकसान ज़्यादा है ऑब्वियसली, कोई भी चीज़ होती है तो वो ये जो फेक फॉलोइंग है ये डिराइव कर रही होती है उसको, और फिर हम ये कहते हैं कि देखें हमारे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो हम सही बात करें। एक जनरल प्रिजम्पशन होती है ना कि इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ये सही बात कर रहे हैं, तो बड़ा फेमस बंदा और ये बड़ा फेमस है, उनके इतने, तो वो जो अनफॉर्चुनेटली हमने लिंक कर लिया ना एंगेजमेंट को, पॉलिटिक्स में भी, मार्केटिंग में भी, प्रोडक्ट की या किसी ब्रांड की रेपुटेशन में भी,
वो आई थिंक दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स इस इनऑर्गेनिक फॉलोइंग का सब्सक्रिप्शन को डिस्करेज क्यों नहीं कर रहे? जैसे ट्विटर ने तो किया, एक्स ने किया, लेकिन बाकी क्यों नहीं कर रहे? देखिए करते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, ये बहुत ये आसान नहीं होता। ट्विटर ने इसलिए किया बिकॉज ट्विटर बहुत अरसे से इस पे बहुत एक्टिवली काम, जिस तरह मैंने आपको बताया 2018 में उन्होंने एक मैसिव अपना गालिबन इंडियन इलेक्शन से पहले या इंडियन इलेक्शन के बाद की ये बात है। अच्छा। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में था क्योंकि वो बहुत उन्होंने मैसिव एक स्वीप आउट किया था, जहाँ पे फेसबुक ने भी ये काम किया है। उन्होंने भी काफ़ी अरसे से ये ना वो कर रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ के जो मोनेटाइजेशन है वो फेक व्यूअरशिप की बेस पे नहीं हो सकती एंड सो ऑन। बट ऑब्वियसली लूप होल्स हर जगह पे होते हैं और वो लूप होल्स को ही इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है कि ये अच्छा, ये एक और बात मुझे बहुत क्लियरली कहने थे कि ये जो मामला है ना, ये प्लेटफॉर्म्स की अब्यूज़ का मामला है। मैं इसको कहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म की अब्यूज़ है बिकॉज देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप एक बात कर रहे हैं, आप एक हेटफुल बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, और आपके 50 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स बने हुए हैं और उसमें से बहुत सारे जो हैं वो फेक हैं, असली नहीं है, तो फिर आप अपने आप को क्रेडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विद दैट फेक फॉलोइंग। You see what I mean? So ultimately it comes down to the abuse of platforms. Agreed. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आई थिंक इस पे हमें ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंटली बात करनी चाहिए। 2-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि चेक किस तरह कर सकते हैं आप फेक अकाउंट्स को। 2018 में ही मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम ट्रेंड्स मॉनिटर था। उसका मकसद एग्जैक्टली यही था कि आप फेक फॉलोइंग और फेक एंगेजमेंट को वो कर सकें। तो उसके छोटी छोटी मैं चीज़ें बता देता हूँ। नंबर 1 जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो बॉट्स हैं उनको क्या कोई वेरीफाइड अकाउंट फॉलो करता है कि नहीं, नोन अकाउंट फॉलो करता है कि नहीं करता। मसलन मेरे ट्विटर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे अकाउंट को निकाल के देखेंगे तो आपको सारे वेरीफाइड जर्नलिस्ट और लोग वो जो नोन लोग हैं वो सारे फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो इन दैट वे कि कहीं ना कहीं आप कनेक्शन बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक आर्टिफिशियल इन्फ्लक्स आया है फॉलोइंग में कि नहीं आया। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जिस तरह सोशल ब्लेड है एंड बाकी, जिनसे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। वो पेड है लेकिन चेक कर सकते हैं। अगर तो कहीं इन्फ्लक्स आया, मसलन आपके फॉलोअर्स थे 200 लेकिन अचानक से 2-4 दिन बाद आपके फॉलोअर्स जो हैं वो 10,000 हो गए, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। फिर सिमिलरली अगर आपका एक अकाउंट है और आप दिन में 2000 ट्वीट्स कर रहे हैं या 500 ट्वीट्स कर रहे हैं और एक ही टाइम पे एक ही तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं, एक ही तरीके की आपकी फॉलोइंग है, तो दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये वो सारे मेट्रिक हैं जो कि प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं स्पैमिंग को देखने के लिए, बिकॉज ये स्पैमिंग है। ऐसे ही तो है। स्पैमिंग को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन अल्टीमेटली आप कर सकते हैं उसको, अगर मैनुअली चेक करना कर सकते हैं चेक कर उसको आप। सकते हैं। जी। जिस तरह आपने एक्स की बात की, माजी में जिस तरह से बांग्लादेश में आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ उसका हो रहा था, अभी क्या है, हर जगह हो रहा है? देखिए ऑब्वियसली हर जगह है, हर जगह। और अभी भी वही पैटर्न्स हैं कि आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स ने उसको मुश्किल बना दिया है अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करके, लेकिन अल्टीमेटली देखें प्लेटफॉर्म्स का भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरा बायस आप कह लें उसको या मेरी क्रिटिसिज्म कह लें प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली स्पैम और नो स्पैम उनको तो ट्रैफिक मिलती है, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन से मिले चाहे वो इन्फॉर्मेशन से मिले, उनको ट्रैफिक मिलती है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो जो एफर्ट्स उन्होंने की हैं उस पर नंबर 1 तो सिविल सोसाइटी का चेक होना चाहिए, नंबर 2 उसको इम्प्रूव होना चाहिए मजीद। असद, प्राइवेसी भी इस तरह से कोई आपके अकाउंट को भी कोई थ्रेट होता है जब इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपके अकाउंट इस तरह से, तो अगर आप हैकिंग की फॉर्म में कह रही हैं तो कोई थ्रेट नहीं होता, लेकिन थ्रेट इस तरह से होता है कि फॉर इंस्टेंस मैंने आपके प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन करनी हो और मेरे अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे इस वक्त 2 या 4 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो मुझे वो उसका एम्पलीफिकेशन अगर करनी होगी तो मैं कहीं से 5-6 हज़ार 10 हज़ार लोग के फॉलोअर्स करके अपनी वो करके वो एक अनफेयर तरीके से मैं एक स्पेस लेना शुरू करता हूँ। इन दैट वे यू कैन कॉल इट एन अब्यूज। बट अगर आपका सवाल ये है कि आपके अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो शायद नहीं होता। अच्छा, लास्टली अब वो लोग जो कि आजकल ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का दौर भी है, बहुत से इवन खवातीन जो घर बैठी बहुत से यूट्यूब चैनल्स बना रही थी, उनको नहीं पता, बनाती हैं, ट्रायल एरर होता है, सीखती हैं, लेकिन वो ज़रा वो बिलीव करते हैं ऑर्गेनिक। और फॉलोअर्स सबको पसंद होते हैं कि फॉलोअर्स आए उनके अकाउंट की तरफ। फिर टिप्स दे दें कि वो एक सही रास्ता क्या है, कैसे किसी स्पैम में नहीं आना, कोई अगर इस तरह झांसा दे कि अच्छा जी इतने पैसे दो मैं आपको फॉलोअर्स बढ़ा दूंगा, और कैसे कंटेंट डालें, किस तवातुर से कंटेंट डालें और कैसे ऑर्गेनिक फॉलोइंग की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आई विश हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है इसके लिए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिकली विमेन, और ये हमसे मुराद मेरी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया मैटर्स की बात करो, कि जो विमेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके कंटेंट को मोनेटाइज कर सकें। मैं 2-3 छोटे टिप बना सकता हूँ। नंबर 1, डू नॉट बिलीव एनीवन अगर आपको कोई ये कह रहा है कि फेक फॉलोइंग, क्योंकि एक दफ़ा आप या 2 दफ़ा आप उसकी वायलेशन का लिमिट होती है, उसके बाद आपको वायलेशन का मौका नहीं मिलता। ठीक है। सो डू नॉट बिलीव इट, उस रास्ते पे जाने की कतई ज़रूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आप किसी कम्युनिटी के लिए कंटेंट बनाएंगे
किसी एक लोकल इशू पे कंटेंट बनाएंगे तो वो कंटेंट पॉपुलर हो जाएगा। मसलन आप देखें हमारे फूड ब्लॉग्स बहुत सारे हैं जो कि अब वो रमज़ान की इफ्तारी और सहरी पे तो लोग देखते हैं, सारी सी बात है, राइट। सिमिलरली आप इकोनॉमिकल क्लोथिंग पे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स के रिव्यूज़ करेंगे, पीपल विल वॉच इट। सो आपको ये सोचना है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, जो लोग आपसे रिलेट करते हैं, वो किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं। और नंबर 3 जो आपने खुद ही जवाब दे दिया, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ये है कि आपने महीने में 1 दफ़ा वीडियो क्रिएट करनी है या महीने में आपने लेट्स से 2 दफ़ा कंटेंट बनाना है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो। यू विल हैव टू सेट अप अ स्केड्यूल, यू विल हैव टू सेट अप अ कैलेंडर फॉर इट, और आपको ये सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली अपने जहन में कि कौन सा वो कंटेंट है जो कि आप इन फ्यूचर कवर करना चाहते हैं। ये 2-4 आप ना उसको क्यों में रखेंगे, और उस हिसाब से अगर माई फ्रिक्वेंसी इज़ कि हफ्ते में अगर आप 3 दफ़ा वीडियो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बना सकते हैं तो दैट्स रियली गुड। लोग उससे ज़्यादा भी बनाते हैं जो लोग पॉपुलर हैं, शुड बी 3। हाँ 3 to 4, उससे ज़्यादा भी लोग बनाते हैं, 5-5 भी बनाते हैं लोग, 10-10 भी बना रहे होते हैं। और जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जितना ऑर्गेनिक रहेंगे उतने ऑर्गेनिक होने की जरूरत नहीं है लोगों को। ऐसे इश्यूज पे बात करें जो लोगों से रिलेट कर सकते हैं एंड वेट करें, कंसिस्टेंट रहें। असद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते, ब्रेक लेनी है, साथ रहिए। कससुल अंबिया हमारा सेगमेंट रमज़ान, और हम की इस ट्रांसमिशन में आज हम बात करेंगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की, हज़रत यस्सा अलैहिस्सलाम की और हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की। अगर हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और उन अंबियाए किराम में से जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बेनियाज होकर बसर की और कौम को हमेशा तौहीद का दर्स दिया, उसकी तबलीग वो करते रहे। बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना भी करना पड़ा, और कुरान मजीद में आपका जिक्र 2 बार आया है। और हज़रत ज़ुल्किफ़ल की बात करें तो उनका नाम बशर बिन अय्यूब था, बनी इसराइल में मबूस हुए, और हज़रत यस्सा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास के खलीफा थे जिन्होंने बादशाह इसराइल के मौजज़ात से मदद की। तीनों नबियों की ज़िंदगियाँ, उनके हालात, उनके वाक़यात और मौजज़ात, इसके बारे में बात करेंगे इस नशिस्त में। डॉक्टर खुर्रम इलाही साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आगाज़ करें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से। बिल्कुल, और आगाज़ करने का मकसद भी ये है कि आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल करने के लिए हमें तकरीबन 3 दफ़ा बैठना पड़ा, हमारी 3 इफ्तार सेगमेंट्स हमें करने पड़े। लेकिन हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला के रसूल ने हमें बताया कि 1,24,000 पैगंबर हैं जो दुनिया में आए, और उनमें से बहुत कम का लेट्स से 1% का जिक्र सिर्फ हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिलता है, और उसमें भी कुछ का जिक्र इतना महदूद है और आपको हदीस में भी नहीं मिलता। तो आज हमने इसलिए 3 पैगंबरों का जिक्र, अंबिया का जिक्र हम इकट्ठे करने वाले हैं, और उसमें से हम आपके सामने रखें कुछ के बारे में बिल्कुल मालूमात हज़रत यस्सा अलैहिस्सलाम मैंने नाम पहली बार जी बिल्कुल, हज़रत यस्सा अलैहिस्सलाम के बारे में आप पैरज़दा होंगे कि इससे ज़्यादा तफसीलात मैं भी नहीं दे पाऊँगा। वो सिर्फ 2 सूरतों में उनका जिक्र हुआ, और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ ही ज़िंदगी में अटैच हो गए। इससे ज़्यादा इवन हमें सही अहदीस में भी कोई जिक्र नहीं मिलता। अमूमन आप देखें, जो सबीन ने बहुत पहली ट्रांसमिशन में कहा कि हम बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, सेकुलर रेफरेंसेस भी लाएंगे। हमने हज़रत इद्रीस का नाम हर्मस के तौर पर बताया, हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में रिलेट कर सकें, बाकी तहजीबों से भी रिलेट कर सकें। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं। हाँ, मतलब हज़रत यस्सा के बारे में हमें कुछ सेकुलर रवायात भी नहीं मिलती कि जैसे ज़ुल्करनैन पे हमने कहा कि वो शायद इस बादशाह से मंसूब है या उस बादशाह से मंसूब है, वो कम है। शुरू करते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो हमारे बहुत ही, जैसे बताया कि बहुत ही बेनियाज पैगंबर थे। आपको कई 2 दफ़ा 7-7 सालों के लिए आपको रहना पड़ा गारों में जाके, बादशाहों से दूर। आपको जो मबूस किया गया तो अखीब बादशाह था, और उसकी बीवी थी एज़ेबेल। शी वाज़ अ वेरी फेमस वुमन और वेरी बोल्ड, बहुत सिंफुल सी खातून थी, और ये बहुत ही बोल्ड और वो स्पीयर हेड खातून जो होती हैं उस तरह की थी, और ये बाल की जो बुत है उसकी प्रस्तिश करती थी। हमारे जो इस वक्त बच्चे हैं, अगर वो गूगल के ऊपर बाल लिखेंगे BAAL तो आपको पता चलेगा कि बहुत मशहूर जो तारीख में बुत गुजरते हैं उनमें से एक बाल का भी जिक्र है। हत्ता कि अलामा ने भी अपने जावेद नामा में जब एक जगह पे झूठे खुदाओं की महफिल सजाई तो वहाँ पे बाल का बुत के साथ भी गुफ्तो शनीजा उसका मंजर उन्होंने पेश करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा बुत था, इसका बहुत बड़ा मंदिर खाना था, हत्ता कि 400 लोग मतलब कि ऐसे उनके जो आलिम थे वो हर वक्त इसके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे और चढ़ावे चढ़ाते रहते थे। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो आपने जाके जब उनको की तो फिर वही बात कि हमारे बाप दादा थोड़ी गलत हैं, और आपने उनको वही याद दिलाया कि तुम्हारे बाप दादा असल में तो बनी इसराइल हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो सही रास्ते पर आ जाओ। वो बिल्कुल भी ना माने। आखिरकार हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा तो ऐसे करते हैं कि आपके 400 के 400 को बुला लें, और ये एक चढ़ावा चढ़ाएँ और एक मैं लाता हूँ, और दोनों को हम पहाड़ की चोटी पर रखते हैं और देखते हैं कि किसका जो चीज़ है वो कबूल हो जाती है।
तो 400 वो लोग अपने अज़कार पढ़ते आते हैं और वो एक बकरा रख देते हैं पहाड़ की चोटी पर, दूसरी जानिब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो है वो रखते हैं। उस ज़माने तक भी ऐसे होता था कि आसमान से एक रोशनी या आग आती थी और वो कबूल करती थी। ऐसे ही हुआ, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल किया गया और बादशाह ने गुस्से में आकर उन 400 के 400 को पीछे धकेल दिया, कुछ रवायात में तो उन्हें कत्ल करवा दिया। अब ये बात उसकी बीवी के लिए बहुत बुरी गुजरी, जो कि बहुत आर्डेंट एक परस्तिश करती थी बाल की। तो फिर उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम फिर 7 साल के लिए रूपोश हो गए और हत्ता कि जैसे आपने तारुफ में बताया कि वो घास फूस खाते रहे, गारों के अंदर ज़िंदा रहे। लेकिन ऐसे में एक मुश्किल ये आई कि बादशाह का बेटा बहुत सख्त बीमार हो गया। तो उसने फिर कई लोगों को भेजा कि वो जाएँ और ढूंढें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को। दूसरी तरफ ये रवायत मिलती है कि उन्होंने कहा बाल जो है, और मैं यहाँ पे एक बड़ी तफसीलन बात बताना चाहता हूँ कि बुरी या बदी या गंदगी से दूर रहने का इसलिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत नेगेटिव फोर्सेस आ चुकी होती हैं। अगर आप इस मानी पर यकीन नहीं रखते तो आप यूँ सोचिए कि अगर आप बहुत गंदी जगह पर बैठे हैं तो आप बहुत अच्छा आर्ट वर्क, बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर वेरी अनकम्फर्टेबल। ऐसे ही जब इतनी इस तरह के बुत बनाए जाते हैं तो शैतान ने भी आफियत जानी कि मैं उसके अंदर से गुफ्तगू करूँ। तो उसने कहा कि आपका बेटा इसलिए बीमार है कि इलियास को आपने कत्ल ना करवाया। तो उन्होंने कई दफ़ा लोगों को भेजा, लेकिन वो ऐसे ना हो सका। फिर रवायत में आता है कि उसी बादशाह ने एक नेक आदमी को भेजा। अच्छा, यानी कि ये वही पूरे सरार बंदे हैं जिनका जिक्र हम पूरे इस सिलसिले में कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके गुफ्तो शनीद की। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, पहले जो लोग आते थे वो झूठा दावा करते थे कि हम सब मुसलमान हो गए हैं, हम अल्लाह पर ईमान ले हैं, तुम आ जाओ। वो नहीं आते थे, वो उनको लेकर आए। लेकिन जितने में जब वो लेकर उनको आ रहे थे, इतने में बादशाह का बेटा फौत हो चुका था। फिर आप एक और ख़ातून की तरफ ठहरे, उसका भी बेटा बीमार था, उसके लिए आपने दुआ की और वो शफा याब हो गया। तो हमारे पास अंबिया कराम में, अल्लाह ताला के अंबिया में 4 लोगों का जिक्र हमें मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में है कि उन्होंने पर्दा पोशी जो की है वो यहीं पर मौजूद हैं। वो पर्दा पोशी एक्चुअली पर्दा पोशी है, इंतकाल अभी नहीं हुआ, मौत ने उन्होंने मौत का मज़ा नहीं चखा, वो यहीं पर मौजूद हैं। और कॉस्मोस, अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है, ज़मी भी बहुत बड़ी, ज़मी के भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, तो वो यहीं पे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आपको कल भी बताया कि वो तो खिज़र के तौर पे मौजूद है। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ मकामात पे कई जगहों पे रवायात है कि वो मिलते रहते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जो है उनका जिक्र हमें इतना ही मिलता है कि वो कुरान मजीद में 2 जगह जिक्र आया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ कि हमारे बहुत नेक बंदे हैं, और इसके अलावा हमें और कोई चीज़ें नहीं मिलती। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मिलती है, जहाँ से इनका हज़रत इलियास और हज़रत ज़ुल्किफ़ल इनको इकट्ठा रखने का मकसद था, वो ये था कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के खलीफा थे। तो हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जब फौत होने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जानशीन अपनी ज़िंदगी में ही चुनूँगा। और उन्होंने महफिल लगाई और उन्होंने कहा वो इंसान जिसमें 3 चीज़ें होंगी उसको मैं चुन लूँगा। पहला कि वो ढेर सारे रोज़े रखेगा, रात को इबादत करेगा, और तीसरा कि उसको गुस्से पर काबू होगा। अब ये बातें ऐसी थी, साथ ही एक हाथ ऊपर गया, उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा। वो जिनका नाम आपने बशर बताया, लेकिन बाद में ज़ुल्किफ़ल जिम्मेदारी उठाने वाला, ज़ुल्किफ़ल के लफ्ज़ी मानी जिम्मेदारी उठाने वाला। तो हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान मजीद में आया कि वो भी हमारे बहुत नेक आदमी थे। अब अहम बात यह है जो समझाने की सामीन और नाजरीन को, इसमें सबसे मुश्किल काम यकीनन रोज़े रखना एक बहुत एहतमाम की बात है। लेकिन आप देखें वो आप रख लेते हैं, आप मुश्किल से मुश्किल, जो लोग नमाज़ों में भी रेगुलर ना वो रख लेते हैं, रात की इबादत भी लोग हिम्मत करके कर लेते हैं। सबसे मुश्किल शय इसमें जो थी, जिसमें आके शैतान ने उनका इम्तिहान लिया, वो है गुस्से पे काबू। मैं तो कम अज़ कम ऑन स्क्रीन इसकी कन्फेशन दे सकता हूँ, ये वो चीज़ है जिस पर काबू करना। ये तो ऐसे ही कि आपने नफ्स के सबसे बड़े दुश्मन को अपने अंदर को आपने माइल कर लिया है, आपने उसे कायल काबू भी कर लिया, आपने उसे काबू भी कर लिया, और वो है गुस्सा। रसूल करीम आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि ये हराम है। हम उमूमन बच्चों को, तालिब इल्मों को समझाने के कहते हैं ये ऐसे ही हराम है जैसे शराब हराम है। एक से तुम कोसों दूर भागते हो, एक को दिन में 10 दफ़ा करके तुम उसको एज उस तरह हराम नहीं मानते जिस तरह उन चीज़ों को। हालांकि दोनों हराम है, हालांकि दोनों हराम है। अब हुआ ये कि उन्होंने हाथ उठा के वादा तो कर लिया। हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, फिर उनका हाथ ऊपर गया, उन्होंने कहा मैं तीनों काम करके दिखाऊंगा, दिन में रोज़े, रात में इबादत और गुस्से में काबू। अब कह तो दिया, अब दिन में रोज़ा रखा है, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और रात को इबादत करनी है, तो उनको छोटा सा वक्त नैप या कैलूला के लिए मिलता था। अभी वो जाके लेटे तो शैतान एक बूढ़े आदमी की शक्ल में आया और उसने कहा कि मेरे बस्ती वाले मुझ पर बड़े जुल्म करते हैं, आप मेरी इंसाफ दिला दीजिए। उन्होंने कहा कि
और वो किस्सा सुनाता गया, सुनो उनका कैलूला का वक्त गुजर गया, सारा ही किस्सा सुना दिया। आखिरकार आप उठे, आपने कहा चलो अब तो मेरे वक्त हो गया, दरबार में चलते हैं, वहाँ जाके तुम उन लोगों को बुलाओ तो हम इंसाफ कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ जाके देखा, अरे वो तो आए ही नहीं। अगले दिन अब वो और थके हुए थे, रात को फिर इबादत, दिन को फिर रोज़े, लोगों की खिदमत, फिर कैलूला का वक्त हुआ तो शैतान फिर हाजिर हो गया और फिर आके उसने उसी तरह उनको कहता रहा। उन्होंने कहा अच्छा तुम आ जाके मुझे मिलना, तो तुम कल क्यों नहीं आए? उसने कहा जब आपके पास से गया हूँ तो लोग झूठा मूठा मान जाते हैं, जब दरबार ख़त्म हो जाता है तो वो फिर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा आज आ जाना। वो फिर नहीं आया। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि आज कोई भी आए तो मतलब क्या उसको अंदर मत आने देना, मुझे नींद पूरी करने दो, मैंने रात को फिर इबादत करनी है, दिन में मेरे रोज़े हैं। तो वो फिर आ गया। आपने अपने दरबान को कहा कि आपने क्यों आने दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं तो दरवाजे पे खड़ा हूँ, ये ना जाने कहाँ से आ गया। तो उन्होंने वो भांप गए कि ये इब्लीस है। तो वहाँ इब्लीस ने कहा कि मैं काफ़ी हसद में आ गया था कि ये कौन सा आदमी है जो यसा की इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाला है, और मैंने फिर तुम्हें उस मुश्किल शय से टेस्ट किया। हम उमूमन ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सारी उम्र इबादत करें, वो बहुत अफजल बात है, मगर गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, वो एक ही क्यों ना। तो एक गुनाह छोड़ना हज़ारों साल की नेकियों के अक्सर बराबर इसलिए हो जाते हैं। वो एक जूते में कुत्ते को पानी पिला देने से आप यकदम अफजल इसलिए हो जाते हैं कि वो चीज़ें छोटी छोटी बातों में बड़ाई दाखिल करना सबसे मुश्किल और कभी काम है। किसी की दिल आज़ारी अगर आपने कर दी, क्योंकि कहते हैं हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। तो हुकूकुल्लाह तो आपने अदा कर दिए, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा दिया और उस शख्स ने आपको माफ़ नहीं किया तो फिर क्या हुआ? और आप ये देखिए शोएब, कितनी दफ़ा जिक्र आता है कुरान में कि हम माफ़ी मांगने वालों को बेहतर समझते हैं। मैं कम अज़ कम इस दौर में जानता हूँ कि हम माफ़ी भी इस तरह मांगते हैं कि भाई दूसरे पे एहसान किया। माफ़ी हम उस तरह नहीं मांगते कि अल्लाह क्योंकि तेरा हुक्म है, जिस तरह उसका हक है। ऐसे ही सबसे अहम चीज़ गुस्सा है। हज़रत वासिफ़ कहते हैं ना कि ये किसी की गलती है जिसकी सज़ा आप ख़ुद को दे रहे होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हराम किया कि वो गलती पर है और आप अपने ऊपर इसको सज़ा दे रहे हो। और कई सूफिया के सिलसिलों में इसकी आपकी पहली प्रैक्टिस जो आपको कराई जाती है वो ये है कि आपको गुस्सा तर्क करना होता है, आपको गुस्से को खैर बात कहना होता है, ताकि आप अपने साथ दोस्त रह सकें। वरना गुस्से में आप अपने आप के साथ भी एक अजनबी रिश्ते में आ जाते हैं, यार मुझे पता ही ना चला, और आपसे ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, वो दोनों में रिग्रेट होता है। तो हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम ने ये ज़िम्मेदारी उठाई और ज़िम्मेदारी में उन्होंने दिन में रोज़े रख के दिखाए, रात में इबादत करके दिखाई, और सबसे मुश्किल काम जो आज के दौर में तमाम उम्मत और तमाम इंसानों को चाहिए, उन्होंने गुस्से को काबू में करके दिखाया। तो ये हमारे आज का किस्से मुकम्मल हुए और कल हम अगले पैगंबर की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हमें बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ किस्से बल्कि देखें साथ जिस तरह के खूबसूरत पैगामात हमें मिलते हैं, जैसे आज कि गुस्से पर काबू पाना कितना ज़रूरी, एक बुराई को छोड़ना कितना अहम है, कितना उसका सवाब है और कितनी उसकी हम बात इसलिए भी करें कि ज़ाहिर है बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसकी फजीलत है। एग्जैक्टली तो हमें वो करने की ज़रूरत है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। 17 रमज़ान मुबारक है आज, तो उसी की मुनासबत से हम बात करें तो ग़ज़वा बदर, इसकी याद ये दिन ताज़ा करता है जब मुसलमानों को कुफ़ार के मुकाबले में पहली अजीम फ़तह नसीब हुई। ग़ज़वा बदर कुफ़र और इस्लाम का पहला मार्का, पहली जंग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 313 जानिसारों के हमरा हर किस्म के सामान्य हर्ब से लैस कुफ़ार के 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल लश्कर को शिकस्त दी, उनके जुल्म व सितम का खात्मा किया। ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल है। ये कुफ़्र इस्लाम के सामने का पहला मार्का होने का इसको शर्फ है, और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फ़ैसला कुन मार्का करार दिया। कुरान मजीद ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान से ताबीर करके इसकी अहमियत पर मोहर सब्त कर दी है। तो इस अजीम फ़तह, इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर राजा ज़ियाद साहब साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। वैसे थोड़ा पस मंज़र से आगाज़ करते हैं, क्या हालात, क्या वाक़यात कि ये ग़ज़वा की बुनियाद हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वाकई में जिस तरह से आपने इसकी तमहीद में बात की, बहुत बड़ा मार्का था, बहुत बड़ा एक मुसलमानों के लिए मोटिवेशन का बायस भी था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हक़ और बातिल की जंग है उसमें मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। अच्छा, ये वाक़या जो है ना, ये हिजरत के 2 साल के बाद पेश आता है, जब मुसलमान जो हैं वो अभी अभी फ्रेश, उनके दिल में वो ज़ख़म मौजूद हैं कि उनको अपने प्यारे शहर से निकाल दिया गया, वहाँ से अपना सारा माल व मता छोड़ना पड़ा, जो उनके फाइनेंसेस थे, जो कुछ भी था, सब कुछ, बिजनेसेस, फैमिली, एवरीथिंग छोड़ना पड़ा, और वहाँ से मूव करके वो मदीना आ जाते हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पे एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई कि जहाँ पे अबू सुफियान जो है वो अपना एक काफ़िला लेकर सीरिया से कुछ सामान के साथ, वेल्थ के साथ मूव कर रहा था मक्का की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आपने कहा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो कुछ हमारा
फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनको कॉम्पनसेट करने का एक छोटा सा मौका हमें मिल रहा है, यानी आटे में नमक बराबर इसी, लेकिन एक मौका मिल रहा है कि इस कैरावान को जो है, इसका जो माल है उसको जो है वहाँ से लिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो हमारा माल छीना था उसके ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं और हमारा जो जानी नुकसान हुआ और सब कुछ हुआ वो सारे ज़ख्म ताज़ा हैं। तो इस कैरावान को जो है वो रेड करते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ मुहाजिरीन जो है वो साहबी भी आ गए, कुछ अंसार में से भी आ गए। 313 जो है वो नंबर ऐसा हुआ तादाद का कि वो उनके साथ पर रवाना हुए। तो आप याद रखें कि ये कोई जंग की नीयत से नहीं जा रहे थे, उनको था 50 लोग हैं, हम 313 हैं, मसला ही कोई नहीं, हमने सिर्फ जाके वहाँ पे क्या करना है, जंगी सामान की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, और 70 ऊँट भी इसलिए थे कि सामान वापस लेके आना ना, तो 70 ऊँट थे और 1 तलवार और 1 शील्ड थी और बाकी किसी के पास कोई डंडा लाठी वगैरह, बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं था। जब रवाना होते हैं तो अबू सुफियान तक खबर बहरहाल पहुँच जाती है, क्योंकि मदीना में जो आपके मुनाफिकीन हैं अब वो मदीना में आ चुके हैं। मक्का में मुनाफिक होने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि मक्का में कोई भी शख्स अगर ईमान पे आ रहा है या मुसलमान हो रहा है तो उसको तो सैंक्शन भी लगने लगे हैं उसके ऊपर, यानी कोई माली या कोई दुनियावी फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो उसमें यह था कि ऐसे लोग भी शामिल थे जो मुनाफिकीन थे। उनमें से किसी ने खबर जो है वो अबू सुफियान तक, अबू सुफियान ने उस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, खबर पहुंचा दी। अबू सुफियान एक ज़हीन आदमी था और उसने कहा कि भाई अब तो यहाँ से हमें कोई रूट रीप्लान करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये लोग आना चाह रहे हैं हम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते। अच्छा, उधर से 12 उसने खबर जो है ना वो अबू जहल तक मक्का में पहुँचा दी कि अबू, और बड़ा गैरत दिलाई उसको कि अबू जहल तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा माल ख़तरे में है, तुम लोगों का जो साथ तुम लोगों ने जो बिज़नेस किया, तुम्हारा पूरा बिज़नेस, तुम्हारे फाइनेंसेस ख़तरे में है, क्या हो गया तुम लोगों को। अबू जहल जो था वो इश्तियाल में आ गया, उसने कहा जी ऐसी की तैसी हम कर देंगे। और उसको ये मौका नज़र आया कि भाई एक ही दफ़ा मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने का मौका मेरे पास आ गया। तो वो 1300 का लश्कर लेकर वहाँ से रवाना हुआ। अच्छा, अब हुआ ये कि बीच में अबू सुफियान को रियलाइज़ हुआ कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन तक बात पहुंची है, वो भी क्योंकि उनकी भी इंटेलिजेंस थी, पता लग गया कि भाई वो, तो ही थॉट कि अब ये मामला ख़त्म हो गया। तो उसने कहा कि अबू जहल से कि वो थ्रेट जो है वो हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि अब वो उनको पता चल गया है कि हम लोग जो है वो हमने अपना भी रूट बदल लिया है और वो रेड हो नहीं सकता, उनको समझ में आ गई है बात। और उनको ये भी पता लग गया कि आप लोग वहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये लोग वहाँ से वापस हो जाएंगे। सो द थ्रेट हैज़ बिन अवर्टेड, वो ख़त्म हो गया, अब कोई मसला नहीं। लेकिन अबू जहल इतना ढीठ था, उसने कहा कि ना 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 ना, थ्रेट तो नहीं, हम तो लड़के रहेंगे। अब वो आ रहे हैं, उन्हें कहो कि अगर वो हैं तो अब लड़ाई होके रहेगी। तो क्या हुआ कि वो जो अबू जहल का लश्कर था उसमें से 300 लोग माइनस हो गए। उन्होंने कहा भाई लड़ाई है कोई नहीं, आप ऐसे ही जा रहे हैं। 300 वापस हो गए, 1000 का लश्कर जो है अब वो आगे प्रोसीड करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब एक कशमकश आ गई है, और वो ये है कि हम तो निकले थे भाई, एक रेड था, सिंपल इन एंड आउट ऑपरेशन था, कोई बहुत लंबी बात भी नहीं थी। अब ये एक फुल स्केल जंग में तब्दील हो गई है बात। तो सहाबा के साथ मशवरा किया, मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, कि भाई जो तुम में से वापस जाना चाहे कोई ब्लेम नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है हम तो जंग का तो प्लान ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ना सामान है ना कुछ है, तो अब ये उधर से पूरा लश्कर आ रहा है 1000 का, पूरे जंगी साजो सामान के साथ आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, ऊँट आ रहे हैं, तलवारें, तीर, नेज़े, सब कुछ शामिल है। तो अलबत्ता नबी ने फरमाया मैं तो इसके लिए जाऊँगा, क्योंकि अब तो ये मामला ऐसा हो गया कि उन्होंने ललकार दी है, उन्होंने पुकार लिया है, तो अब मैं तो जाऊँगा। आप में से जो रहना चाहे आपकी मर्ज़ी, जो वापस जाना चाहे आपकी मर्ज़ी। सहाबा ने यक ज़ुबान होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ वो नहीं कहेंगे आपको जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाके जंग लड़ लो, हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं, हम आपके साथ हैं, जीना मरना अब आपके साथ है। तो कोई ऐसी बात नहीं, सामान ना हुआ तो क्या हुआ, हमारी जानें आपके लिए हाजिर हैं। और उस टाइम पे सहाबा ने तो जो है अपने सर पे कफन बांध लिए थे कि जो भी होगा हम आपके साथ हैं। बहरहाल यहाँ से रवाना होते हैं। फाइनली जाके बदर के जो है ना मैदान पर ये दोनों जो है ना लश्कर आपस में आमने सामने होते हैं। उस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खैमा जो है ना सेटअप किया जाता है, जो उनकी कमांड पोस्ट है। अल्लाह ताला अपने इज़्न से तमाम सहाबा को उस रात को एक बड़ी पुरसकून नींद में सुला देते हैं, और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को उठे रहते हैं और अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह हमें बचा लेना, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, ना हमारे पास वो असला है, ना वो साजो सामान है, या अल्लाह हमें बचा लेना। इस हद तक रोते हैं, इस हद तक गिड़गिड़ाते हैं कि ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अगर आज हम सफ़ा हस्ती से मिट गए ना, तो फिर इस दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यही आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, बस हम ही लोग नीचे रह गए, पीछे तो कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पर अबू बकर सिद्दीक जो है वो आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना कंधे मुबारक पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बस या रसूल अल्लाह, बस कि आपने तो इंतहा कर दिया अल्लाह से मांगने में, अब थोड़ा आराम भी कर लीजिए। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इतनी इबादत में रहे। अगले दिन जब सुबह होती है तो जंग का मैदान जो है वो गर्म होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे अब
एक जो है ना फरिश्ते भेजने थे, अल्लाह ने जो है ना मोमिनीन को वादा किया था। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले ना वो 1-to-1 कॉम्बैट की एक रिचुअल रूटीन हुआ करती थी। सही कि उस तरह से आगाज तो वहाँ से जो है कुफार के जो बेस्ट वॉरियर्स हैं वो सामने आते हैं। ठीक है। यहाँ से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कुछ हमारे सोल्जर्स हैं उनको वहाँ भेजते हैं, यानी अंसार में से। तो वो आगे से उनको कहते हैं कि भाई हमने आपसे तो लड़ना ही नहीं है, आप तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, आप तो बड़े खातिर तवाज़ो करने वाले लोग हैं, आपसे थोड़ी लड़ेंगे। अच्छा। हमें तो हमारे भाई चाहिए जो मुहाजिरीन में से, हमें तो मक्का वाले हमारे भाई चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची सी आवाज़ दिखाते हैं कि अली आ जाओ सामने, हमजा सामने आ जाओ, उबैदा सामने आ जाओ। तो ये तीन हमारे मुजाहिदीन जो है ये मैदान में उतरते हैं, 1-to-1 कॉम्बैट होता है और तीनों को शिकस्त हो जाती है। यानी कुफार के तीनों जो सबसे बड़े हैवी वेट चैंपियंस हैं ना, उनको वहाँ से शिकस्त हो गई, उनको मोड़ के घात उतार देते हैं। और फिर उसके बाद वो जो मेन जंग है वो स्टार्ट होती है। और अब सूरह अल-अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिक्र करते हैं कि जब ये जंग हो रही थी तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल कर दिए। अच्छा, जंग के शुरू से पहले ना अल्लाह ताला ने क्या किया, कुफार को ऐसा दिखाया कि मोमिनीन नंबर में बहुत थोड़े हैं, कि ताकि उनके हौसले बुलंद हो कि हम तो लड़ेंगे लड़ेंगे, आज तो कुचल के रख देंगे इनको। मुसलमानों को भी ऐसा दिखाया कि जैसे ये तादाद में बहुत थोड़े हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते थे कि ये बदर की जंग हो जाए एक दफ़ा, ताकि हक और बातिल का फ़र्क वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए, वाज़े हो जाए कि हक कहाँ था और बातिल कहाँ था। तो फिर जब ये मैदान में उतरते हैं तो अल्लाह ताला 1000 फरिश्ता नाजिल कर देते हैं। जिब्रील अमीन भी आते हैं, 1000 फरिश्ता भी आता है। वैसे देखें, कहने की बात है, अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेज देते, सिर्फ जिब्रील अमीन काफ़ी थे। जिब्रील अमीन वो हैं जिन्होंने कौम लूत की बस्ती को उठा के एक ही वार में पलट दिया था। तो इनके लिए क्या मुश्किल चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ताला ना मोमिनीन को दिखाना चाहते थे कि तुमने पुकारा ना, अब अल्लाह ताला उस पुकार का हक अदा करेगा। 1000 फरिश्ता नाजिल कर दिया, सफ तर सफ जो नीचे आए, और उन्होंने जो है इनको नीस्तो नाबूद करके रख दिया। आज भी अगर आप बदर के मकाम पर जाएँ तो वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है जहाँ पर वो पूरा मैप बना हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ से जो है ना मुसलमान आए, यहाँ से कुफार आए और यहाँ से तनज़्ज़ुलुल मलाइका, यहाँ से फरिश्ते नाजिल हुए। उस मैदान में जो एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जहाँ पे इंसान भी हैं और फरिश्ते भी हैं और जंग का समा है। और सहाबा नरेट करते हैं कि हम किसी काफिर की तरफ तलवार उठाते, गर्दन उसकी खुद ही उतर जाती। यानी हमसे पहले हमारा फरिश्तों में जो भाई था वो पहले गर्दन उठाता। यानी उनको भी यानी इतनी तड़प थी कि ये अल्लाह के दुश्मन है, इसको ये हमारे हाथ से मरेंगे। यानी ये सामान था। तो अल्लाह ताला ने तो एक डिसाइसिव विक्ट्री दिखाई। अबू जहल भी उसमें मर गया, बड़े बड़े इनके सरदार मारे गए। और अबू जहल का तकब्बुर ये था कि जब वो मर रहा था ना, तो उसने कहा कि अच्छा जब मेरी गर्दन काटोगे ना तो ज़रा नीचे से काटना कि पता चले कि कोई सरदार मरा है। यानी आखिरी दम तक तकब्बुर रहा उसके दिल में। और तकब्बुर ये वो चादर है कि अल्लाह ताला किसी को ये चादर जो है ओढ़ने नहीं देगा, अल्लाह उसे छीन लेगा। बल्कि हदीस में आता है जिसमें राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये ऐसे ढीठ लोग थे, ऐसे मुतकब्बिर लोग थे कि शिकस्त के बावजूद भी, हार के बावजूद भी, अब मरने की बारी आई है तो कह रहे जब मेरे गर्दन काटोगे ना तो गर्दन जरा नीचे से काटना, कि बाकी सबके तो ऊपर से कटी होगी, मेरी जरा नीचे से काटना ताकि पता चले कि ये कोई शान और शौकत वाला शख्स था। यानी इस किस्म के ये लोग जो है ना फासिक और फाजिर लोग थे। तो इसमें हमारे लिए ना बहुत बड़े लेसन हैं। और सबसे बड़ा लेसन मैं समझता हूँ आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन के अतबार से, अगर आप देखें गज़ा में जो कुछ हो रहा है, देखें अल्लाह ताला तब भी अल्लाह वही था, आज भी अल्लाह वही है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तब अल्लाह ताला 1000 फरिश्ता अल्लाह ने नाजिल किया, वो आज भी कर सकता है। 1000 क्या 2000 5000 लाख फरिश्ता भी नाजिल हो सकता है। अगर एक से ही सब बाजी पलट सकती है, हो सकती है अगर हम उस तरह के मोमिनीन बन जाएं तो। असल बात है, असल बात हमारे अंदर की कोताहियां। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ताला मोमिनीन को हमेशा नुसरत देगा। अल्लाह ताला कभी भी कुफार को मोमिनीन पे गालिब नहीं आने देगा। लेकिन आज अगर हम मगलूब हैं, अगर आज हम लोग फ़िलिस्तीन में भी मार खा रहे हैं, कश्मीर में भी हमारे हालात हमारे सामने हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो बर्मा में मुसलमान हो, चाहे वो चाइना में, इंडिया के अंदर मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया में मुसलमान हो, यानी हर जगह मुसलमान आपको पिसता नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम शायद उस लेवल के फिर मोमिनी नहीं रहे। अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं। तो वो भरोसा, वो तवक्कुल हमारा शायद कम होता, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है हम सबकी कि वो थोड़ा कम होता दिखाई देता है। हम बाकी ताकतों पे ज्यादा बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ये मुल्क हमारी मदद कर दे, ये मुल्क हमारी मदद कर दे। अगर बदर जैसी फिजा चाहिए ना तो सहाबा जैसा ईमान भी चाहिए। बेशक ऐसे ही है। आज भी खुदा की कसम, आज भी हमारे हालात बदल सकते हैं। अगर आज हम लोग बहैसियत एक उम्मत, बहैसियत एक कौम ये फैसला कर लें कि भाई हमने अब अल्लाह की नाफरमानियाँ नहीं करनी है, हमने अल्लाह की तरफ रुजू करना है। चले, मैं पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, मैं अपना कॉन्टिनेंट भी नहीं बदल सकता, मैं अपना मुल्क भी नहीं बदल सकता, छोड़े मैं अपना शहर भी नहीं बदल सकता, मैं अपना आप तो बदल सकता हूँ। मुझे उस पर क्या चीज़ रोकनी? तो अपने आप से स्टार्ट करें, अपने अंदर वो ईमान की हलावत पैदा करें, ईमान का जज्बा पैदा करें। अल्लाह आपसे बहुत बड़े बड़े काम लेगा। इकबाल ने कहा था ना, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का,
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लाह ताला आपसे बड़े बड़े काम लेगा और ये दोबारा से अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में, हमारे मुकद्दर में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। उसके बगैर अगर हम ये समझते हैं कि नाफरमानियां भी जारी रहें, अल्लाह से दूर भी रहें और अल्लाह ताला फरिश्ते नाज़िल कर ले, मिलता भी रहे, तो ऐसा बराए मेहरबानी वैसे भी नहीं मिल तो हमें बहुत कुछ रहा है ऑलरेडी। हम अगर देखा जाए कितनी हमारी औकात से बढ़ के हमें मिल रहा है। बिल्कुल। तो बस ये बात है कि हमें थोड़ा सा तदब्बुर तफक्कुर की बात है कि जो वाक़यात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका असल असर में- भी हो हम हाँ, पे। असर भी लेना और चाहिए। साहब, तबर्रुकात बदर जब हम जाते हैं उम्रे पे या हज पे या वैसे कोई विजिट हो, तो हमें मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कहते हैं जी ये बदर के मैदान से, बदर के मकाम से चीज़ें आई हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है? देखिए वैल्यू आज वही बात है ना कि हम रिचुअलिस्टिक इतने ज़्यादा हो गए हैं मैं कि हम- इसीलिए इस मौजू पर आया हूँ। हाँ कि रिचुअल्स में हम इतने हो गए कि जी ये हमने काबा का जी गिलाफ ला के रख लिया हमने, यार ठीक है यार, उसकी अपनी एक सेंटिमेंटल लेकिन अंदर क्या है? लेकिन अंदर आपके पास नहीं है, तो आप चाहे वहाँ के खादिम भी लग जाएं, तो अगर अंदर वो ईमान नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका? यानी आपको पता है कि जब दज्जाल का फितना होगा ना, तो उस टाइम पे मक्का और मदीना से मुनाफिकीन निकलेंगे सबसे पहले। दज्जाल जब पुकार लगाएगा तो इसी मक्का और मदीना से मुनाफिकीन निकलेंगे। बेशक। तो ऐसा नहीं कि आप कहें जी मैं तो मदीना में था तो बस अगले पिछले पार हो गए मेरे, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे भी होके, और मैं खुद गवाह हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा जब हम वहाँ जाते हैं, कई लोग होते हैं वहाँ पे भी चोरियों से बाज नहीं आते, कई लोग होते हैं वहाँ पे फ्रॉड से बाज नहीं आते, कई लोग वहाँ पे भी करप्शन से बाज वैसे नहीं कई आते। वाकयात लोग आके बता रहे होते हैं, हमारे अपने लोग अगर जाते हैं तो पता चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे बिल्कुल, होते हैं। कई लोग ऐसे मतलब आपको नजर आती है वो चीज़ें। तो ये जस्ट बिकॉज आप किसी खास, मिसाल के तौर पे जो है ना, आप शहर में पैदा हो गए या आप किसी खास बड़ी फैमिली से आपका ताल्लुक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ईमान की गारंटी मिल चुकी है। ईमान आपकी अपनी मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद से बेशक ऐसी है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे साहम दिन की मुनासबत से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं ट्रांसमिशन में, स्टे विद अस। ये खूबसूरत सा जो हमारा इस वक्त टेबल सजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी एक्टिविटी भी होने जा रही है और बड़े खूबसूरत से मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, जो हम अमूमन घरों में कर रहे होते हैं वही हम यहाँ करके दिखाते हैं लोगों को। तो जी फ्रूट चाट, जो कि हर इफ्तार के जो टेबल होता है, दस्तरखान होता है, उस पर मैंडेटरी होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि फ्रूट चाट भी साथ साथ बनाए, क्योंकि हमने भी इफ्तारी यहीं पर करनी है, और उसके साथ साथ ज़रा एक शख्सियत है उनके बारे में जानने की कोशिश भी करें। आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, सहाफ़ी हमारे साथ है लेकिन उनसे होगी सिर्फ और सिर्फ गैर सियासी बात। आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप? सबीन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक, अब तो कहना बहुत पुराना हो गया है ना, रमज़ान का बिल्कुल मिट आ गया। बिल्कुल अब तो बेख्याल है सब लोगों को रोज़ा इस वक्त तक अब वाकई लगने शुरू हो गए हैं रोज़े अब लोग कह रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी लेवल हाँ। उस तरह से जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बरकतें हैं, वो तो आपको जाहिर है साथ आपने साथ भी समेटनी फ्रूट होती चाट की हैं। बात की, शुएब आपके साथ थे ब्रेक से पहले, ये मैं बताना चाहती हूँ साथ साथ। और शुएब को अचानक जाना पड़ा है, तो मेरा ख्याल है ये जो अच्छा हुआ ये कुछ कि ऑब्वियसली लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से कहाँ चले गए। हुआ कुछ ये कि ये सारा टेबल हमने सजाया और वहीं पर जैसे ही शुएब साहब ने ये तेज तरीन छुरी उठाई और उससे उन्होंने केला काटने की कोशिश की, तो उससे उनके हाथ पे कट लगे। काफी डीप कट था, तो इस वजह से उनको हमने भेज दिया है फर्स्ट एड के लिए। तो और ये प्रॉब्लली हर फर्स्ट किचन एड में लेके होता वापस है। आ जाए। वैसे ये हर किचन में होता है और ये रोज किसी न किसी के साथ हो रहा होता है। अच्छा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि बहुत एहतियात करनी चाहिए। एग्जैक्टली ये जो छुरी है इतनी इससे बच फुर्ती के से रहना केला चाहिए। काटने की उन्होंने कोशिश की, उसको उससे निकालने के की साथ। छुरी के साथ क्योंकि के आप जाहिर है अनाड़ीपन तो यही है, क्योंकि हमारे जो हजरात किचन में काम नहीं करते उनको किचन में काम आना चाहिए। शुएब को भी हम सिखाएंगे अब, सीख जाना चाहिए। वो सीखना चाह रहा था, इसीलिए देखिए वो कितने एहतमाम से सारा दिन उन्होंने उसने- बहुत तेज छुरी से इसका वो कर दिया ना। चले और हम कितने शुरू करते एहतमाम से हैं सारे वो उसने सजाए भी है मेरे सामने, वो बड़े एक्साइटमेंट में था। अच्छा आज वो टू बी अल्लाह वेरी उसको ऑनेस्ट सेहत वो दे। फ्रूट खुद हाँ। से खरीद के भी लाए और उन्होंने कहा कि अच्छा फ्रूट होना चाहिए और बड़े मजे की हम फ्रूट चाट बनाए। चले आज हम बनाते हैं और फिर उनको खिलाते हैं, ठीक है बिल्कुल, आसमा? बिल्कुल। तो चलें सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेते हैं और उसके साथ साथ हम बातें भी करेंगे, ये क्योंकि नहीं मुझे सफाई बताया का ख्याल था, ये रखना। आपने मुझे नहीं बताया था कि ये काम मुझे करना पड़ेगा। हम देखा आपको सरप्राइज देते हैं। कुछ देखिए ना, अब आप कहीं भी जाती होगी, अपना आप जाहिर है अपना जबरदस्त शो आप कर रही होती हैं, तो उसमें भी आप जाहिर है सियासी बातें हो रही होती है। तो हमने कहा रमजान भी है तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं। हाँ, आज। सही हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्लव्स हमने पहन लिए हैं, एहतियात बिल्कुल। करते हैं, साथ साथ हम फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट बनानी आती है, घर के काम खुद करती हाँ हैं? हाँ, नहीं कभी जब टाइम मिलता है तो मैं हाँ। करती हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा मैं तवा खीमा बनाती हूँ, ठीक है। पकाने में, और बनाने में पकौड़े अच्छे बनाती हूँ। पकौड़े अच्छे बनाती हाँ हैं? बिल्कुल। और मुझे जाहिर है कि ये फ्रूट चाट वगैरह तो ये तो आसान तरीन काम है ना, कि सब चीज़ें मिक्स करें, हाँ। उसमें चाट मसाला डालें, थोड़ी सी चीनी डालें,
नींबू का रस डालें। अच्छा, हमें तो ये भी मुश्किल लगता है जब अम्मी घर में अगर कभी कह देती, अब तो जाहिर है पिछला रमज़ान भी, ये रमज़ान भी, वो सारा सेट पे क्योंकि गुजर रहा होता है, लेकिन अमूमन ये होता है कि घर में अगर कहते हैं फ्रूट काटना तो उसमें भी तकलीफ हो रही होती है। ये फ्रूट काटना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और तो उसको शुरू करें ना नफासत मुश्किल से। काम। मेरे पास छुरी नहीं है, मैं अच्छा, आपके पास छुरी नहीं है, पकड़ना मैं नहीं आपको चाहती। अभी छुरी देती हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने भी करना है बहुत हाथ अपना। नहीं, आपने बहुत एहतियात करनी है आसमा। हमारे मैंने क्या करना है, ये काटना है, ये काटना है, एप्पल का। कोई कुछ भी काटे, एप्पल कुछ काटना, भी शुरू ठीक। करें, साथ साथ चलें जी, साथ साथ बातें भी करते हैं। ठीक है। अच्छा आसमा, कितना अरसा हो गया सहाफत का? तो बहुत सारे लोगों को पता तो होगा, लेकिन आज आसमा की पर्सनालिटी को हम जरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने मुझे पकड़ लिया है। पहली बात तो ये, मैं इस तरह के प्रोग्रामों में मिलनी मुश्किल होता है, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन अच्छा ठीक, अब जाहिर है कि हमसायागिरी है आपसे, आपके साथ सीधे और कहते हैं आपका colleagues हमारे हैं, साथ स्पेशल प्यार और है। मोहब्बत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है बिल्कुल। देखिए, आपने सवाल जो पूछा वो बीच में ही रह गया कि सियासी बातों से फुर्सत की बात करें आप। सियासी बातों से फुर्सत की बात भी कर रही हूँ, लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि आपने सहाफत कब शुरू की? सहाफ़त मैंने 2000 में कर ली थी। उससे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान तो कर ही रही थी, वो कॉलेज के दौर से, और स्कूल तो नहीं, कॉलेज के दौर से शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर सहाफ़त बाकायदा जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न में मैंने अच्छा, वहाँ से आपने वहाँ शुरू से कर मैंने दी थी। शुरू की। और फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तो रेडियो की ट्रेनिंग, जो कि आपकी आवाज़, अंदाज, आपका जो अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़ ठीक होता है वो वो बहुत कितना मैटर करता है कि आपके बिल्कुल। एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन आप अपनी मतलब आप लोगों को सुना रहे हैं और लोगों को एंगेज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न, जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, वो ख़ास करके वो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसका अंदाज़ क्या है, आवाज़ क्या है। तो खैर, उसके बाद फिर जो बाकायदा सहाफ़त इंडिपेंडेंट मीडिया में, वो फिर हमने की जियो टेलीविज़न के साथ। और ये 2002 था जब जियो लॉन्च हो रहा था, तो मैं जियो की लॉन्चिंग टीम में थी। फिर उसके बाद, और मैं पार्लियामेंट कवर करती थी एंड पॉलिटिक्स कवर करती थी। फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला और अब तक ये चल रहा है। और सहाफ़त में कोई दिन भी स्लो नहीं होता, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। हर दिन अच्छा, कुछ ना लेकिन कुछ हो पहले रहा की होता है। सियासत में आसमा और अब की सियासत में कितना फ़र्क आपने देखा है? अब वो मुश्किलात मतानत, बढ़ गई हैं? रवादारी और वो जो तहजीब और अदब था ना, वो अब नहीं नजर खत्म हो गया, और वो सोशल मीडिया की वजह से अब दुश्मनियां बन गई हैं। इख्तलाफ को दुश्मनी का रूप दे दिया गया है, जो कि बहुत ही नामुनासिब बात लेकिन है। आसमा पहले भी ऐसे नहीं होता था। अक्सर जो हम बात कर रहे होते हैं सहाफ़ियों से, तो बता रहे होते हैं, पिछले दौर की एग्जाम्पल्स तो दे ही रहे होते हैं साथ साथ। नहीं, देखिए, नफरतें तो होती हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, मगर दुश्मनी में बदलना वो एक अलग बात है कि आप एक दूसरे के साथ सलाम न लें या आप दूसरे के साथ बात ना करें। तो हमने तो जनरल मुशर्रफ की जो पार्लियामेंट थी उसमें भी देखा कि लोग जो थे वो बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ रहे होते थे, वो इख्तलाफ करते थे। और एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कि महमूद खान अचकज़ई भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, एतजाज़ एहसन भी हैं, सारे लोग हैं। तो उसके बावजूद सब अपनी, और फिर इतनी बड़ी अपोजिशन थी, वो मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम थे, और सब लोग थे, बड़े बड़े नाम थे। अच्छा। तो उसमें भी सब लोग मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, गप लगाते थे। ये नहीं था कि आप देखिए और मुंह फेर लें। हाँ, लेकिन बात करते थे, वो बात करते थे। एक आपने एक स्पेस दी हुई होती थी कि मुल्क के लिए बात करनी है, कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबको बात करनी होगी। और यही सियासत का हुस्न भी होता है। हाँ, यही सियासत का हुस्न भी होता है। अच्छा आसमा, अभी अगर देखा जाए, मतलब आपके लिए कितना मुश्किल था एक खातून होने की हैसियत से, पार्लियामेंट से भी आप प्रोग्राम कर रही होती थी, वहाँ पे अपनी ज़ाहिर डिफरेंट आपने कवरेज भी किए हैं, इवेंट्स वगैरह। तो खातून होने की हैसियत से कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी? देखिए, बहुत मुश्किल होती है शुरू में तो, खास करके जब आप कर रहे हैं और आपकी इंडिपेंडेंट मीडिया पहली बार टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन के अलावा जो है लोग आ रहे हैं। सही है। तो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ये काम जो है, ये जो सीरियस किस्म की रिपोर्टिंग है, ये खवातीन या लड़कियां भी कर सके। उस वक्त तो हम बिल्कुल ही यंग थे, और पहले वो ये रहता था खवातीन को सियासत का क्या पता। हाँ, और ये लड़कियों का काम नहीं है। और पता है, मैं तो रेजिस्ट करती थी कि मुझे ये करना है कवर। अच्छा, मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी है, मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है चीज़ों का, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये कवर करूँ। तो बहुत ज़्यादा इदारे के अंदर भी आपके कुलीग्स होते हैं जो कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई वो बहुत अच्छे लोग थे, मगर उसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई क्यों, भाई आप क्यों, इतने सारे लोग हैं तो आप ही क्यों। तो लड़के अपनी जगह बनानी पड़ती है, इस खास करके इन मामलात के लिए। और अभी तक कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको
बताना पड़ता है लोगों को कि भाई आप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ये सब काम। अच्छा, अक्सर नहीं कर सकते ये कह के ना कि नहीं कर सकते हाँ। आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही शटर होता जाता है। फिर बिल्कुल। हमारी बच्चियां इस वक्त जो देख रही हैं वो कि शायद किसी भी फील्ड में होती हैं। अच्छा, वैसे सबीन मेरा इसमें बिल्कुल उलट मामला है। हाँ। मुझे अगर किसी चीज से रोका जाए ना आप तो कहती मैं हैं मैंने उसको कर करके दिखाना है। मैं उसको चैलेंज के तौर पे ले लेती हूँ। ये तो वैसे अच्छी बात है। और अगर मुझे नहीं रोका जाए तो फिर मैं उसको जाहिर है उसको जिद नहीं बनाती। काम के मामले में अच्छा। के मामले में जिद जो है वो आपको एक्सेल करने में अगर आपको रोकेंगे कोई, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मुखालिफिन होते हैं आपके, वो आपके सबसे बड़े खैर खा होते हैं। वो आपको मोटिवेटेड रखते हैं, वो आपको परसू करते हैं कि और मैं आपने कुछ अपने- कर दिखाना है। मैं अपने दुश्मनों और अपने जो खास करके जो तनकीद करने वाले हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार रहती हूँ कि वो हमें सही ट्रैक पे रखते हैं, वो हमें बताते रहते हैं और हमें अपनी इस्लाह के साथ साथ हमें काम करने की भी जो है वो वरना मोटिवेशन तो आसमा ये होता है ना, हम कंफर्टेबल भी हो जाते हैं कि एक कंफर्टेबल जोन है, आप उसी के Exactly. अंदर हैं, आप डेली रूटीन पे वही चीजें कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करने में भी बड़े लोग हैं। बिल्कुल। लेकिन वो शख्स ज्यादा सीख रहा होता है जिसको सपोर्ट करने वाले कम लोग होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब जरा आते हैं किस तरह से गेस्ट बड़ा को मुश्किल हैंडल है गेस्ट को हैंडल कर काटने के साथ साथ जो है ना बातें करना। हम वैसे पता क्या कर रहे हैं, हम आपको ना डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं ताकि मजे मजे की सही बातें निकले। लेकिन आप कुछ देर के लिए ब्रेक भी ले सकती है, बल्कि हम ब्रेक भी ले सकते हैं और हम गपशप कर सकते हैं साथ साथ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा नहीं, तो मतलब हम almost फ्रूट काटने से ब्रेक एप्पल ले तो मेरा सकते हैं। कट गया है। अब ये सही हो बाकी गया। भी करने हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल हम सकता है। पहले गपशप करते हैं और उसके बाद बाकी का। चलें, आपसे ज़्यादा काम नहीं कराते। हमारे सब लोग यही कह रहे हैं कि आसमा आई हैं, अगर तो उनसे ज़्यादा काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े उनको ना देते हैं, रिलैक्स करते हैं, Relax रिलीफ करते हैं। देते हैं। भाई बहुत मेहरबानी, चलिए, डन हो गया। थैंक यू सो मच। आपके प्रोड्यूसर साहब का खास करके शुक्रिया, अगर वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बचा मैंने लिया। फ्रूट तो काट लिया मैंने है। देखिए, हमारा काम हो गया, हमने भी देखा है हमारा आधा काम हो गया, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं। अब आप रहने दें। अच्छा Thank जी, you. अच्छा जी आसमा, अब जरा बात करते हैं। जिस तरह जाहिर है बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे, अक्सर हम देख रहे होते हैं तल्ख कलामी हो जाती है, गेस्ट के साथ भी हो जाती है। ज़ाहिर है हार्श क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हैं, सख्त सवाल हर कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, लेकिन उसका जो रिएक्शन है उसको आपको जो बर्दाश्त करना पड़ता है, किस तरह से एक सख्त सवाल एक सियासतदान से आप करती हैं? मेरे ख्याल है कि सबीन, उसमें जो सबसे आसान बात है वो ये है कि आप सख्त से सख्त बात इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ों में कर सकते हैं, इंतहाई मुनासिब लबो लहजे के साथ कर सकते हैं। जो दलील है उसके लिए आवाज़ ऊंची करना मुनासिब नहीं है। दलील का खुद ही इतना वज़न होता है कि आप उसके साथ बात करेंगे तो आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है दलील का वज़न जो है वो कम हो जाता है जब आवाज़ बढ़ जाती है। तो आवाज़ ऊंची तब होती है जब आपके पास कोई बात नहीं है जिसमें वज़न हो। आर्ग्यू जब करना पड़ता है कि नहीं आप गलत हैं और मैं तो, और फिर जब अगले शख्स की सामने, क्योंकि अक्सर आवाज़ सहाफ़ी की इस वजह से भी ऊंची हो जाती है क्योंकि जो सामने वाला बैठा शख्स है वो आपकी आवाज़ को दबा रहा होता है और आपकी अपनी आवाज़ वो ऊंची कर लेता है। देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं अक्सर कहती हूँ ये इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारा काम प्रॉप करना नहीं, हमारा काम क्वेश्चन करना है। हम हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल में से सवाल निकाल सकते हैं लेकिन हम जरा नहीं कर सकते। ये हमारे पास मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ लोग इस बात से इख्तलाफ रख सकते हैं। तो मेरा काम है कि मैं सवाल अपना रखूं, उसमें से सवाल निकालूं, उस सवाल के ज़रिए से मैं अपनी बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं। तो मुश्किल होता है जब अगला कोई बात करे, लेकिन अगर आप मुस्तकिल उनके साथ उसी टोन में बात करें, और ये बारहा हुआ हमारे साथ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब वो बोल रहे होते हैं, वो ऊंचा बोल रहे होते हैं और वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर आप उनको आगे से मतानत से कहें कि मेरा सवाल फिर भी वही है और मैं अपने सवाल पे कायम हूँ, आप इसका जवाब दे दीजिए, तो मेरा ख्याल है फिर उनको किसी न किसी जगह पे आपकी टर्म्स पे आना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है जो होस्ट है उसका वैसे तो बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं जब गेस्ट आपका कोई बात सुनने को जो है वो तैयार नहीं होता। अच्छा, ऐसा मौका आया? कितनी मरतबा आया? ऐसा नाम ले सकती है बेशक, अगर लेना चाहे, नहीं लेना चाहती तो बेशक नाम ना लें, लेकिन ऐसे सच्ची बात मौका, है सबीन, मेरे लिए कम ऐसे मौके हैं। क्योंकि आपका अपना जो तरीका है वो बड़ा धीमा है। या तो वो बहुत कम हुए, एक दो दफ़ा हुआ। ब्रेक में बहुत लड़ाई हुई शदीद, और जब होने लगी थी तो मैं उस वक्त ARY पे थी, प्रोग्राम कर रही थी उस वक्त, रात का 10 बजे का शो करती थी मैं। तो वो जब बहुत पीक पे वो पहुंचने लगी तो मैंने उसको ब्रेक ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि, और ब्रेक में बहुत लड़ाई हुई। और मैं बता भी देती हूँ, कशमाला साहिबा थी, हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी, और हनीफ अब्बासी साहब थे, तो उनकी आपस में बहुत जब लड़ाई हुई और वो कुछ
कैमरों के ऊपर ज़ाहिर है कैमरे सामने ही थे तो वो रिकॉर्डेड भी थी। बहुत दबाव आया कि हम उसको रिलीज़ कर दें क्योंकि वो ब्रेक के, तो मैंने बिल्कुल स्टैंड लिया उसके ऊपर कि ये ब्रेक में लड़ाई हुई है और मैं इसको बिल्कुल भी पब्लिक नहीं होने दूंगी। उसकी वजह ये कि मैं इसको इनकरेज नहीं करना चाहती। एक तो ब्रेक की लड़ाई है और दूसरी ये कि ये मेरे गेस्ट को नहीं पता था कि ब्रेक के अंदर जो है वो शूट हो रहे हैं, उनका बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे उनकी परमिशन चाहिए होगी इसके लिए। और वो मुझे और फिर जब चैनल ने बहुत कहा तो मैंने परमिशन ली, जिस पे मुझे मना किया दोनों मेहमानों ने। तो आज तक मेरा ख्याल है कि उसकी फुटेज मंजर आम पर नहीं आई। हो सकता है किसी रिकॉर्ड में वो मौजूद हो, लेकिन हमने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। हर चीज़ जो है वो रेटिंग या गैलरीज के साथ खेलना नहीं होता। उसके लिए आपके अपने एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके अपने, और ये देरपा, ये एक लंबी दौड़ है जिसमें हमें रहना है। इस लंबी दौड़ के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है, बड़ा ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म चीज़ों पे उसमें आपको अपनी अखलाकी अक़दार बनानी पड़ती हैं, रिवायात रखनी पड़ती हैं, आपको मुनासिब तरीके से लोगों से बात करना होती है। दुश्मनी किसी से भी हम नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए। मतलब पिछले दौर में बहुत एक जमात ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत मुहिम चलाई, मगर मैंने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया। मैंने कभी ज़ाती हमलों पे अपने रिपोर्टिंग या अपने जो प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर उसका आंसर नहीं आने दिया। शायद वो यही चाहते थे कि हम उनकी पिच पे खेल के कि उनके मुखालिफ बन जाएं, दुश्मन बन जाएं, ताकि हमारी तनकीद में वज़न ना रहे। ये बहुत मुश्किल टाइम था, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर आप पर्सनल हो जाएं, जैसे मैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हमेशा मुझे मेरे सामने रहता है कि जब उनके वो फातिह थे और वो मरहब के सीने पे बैठे थे और वो बिल्कुल वो जीत रहे थे और मरहब ने उनके मुंह पे थूका नाउज़ुबिल्लाह उनके चेहरे मुबारक पे, तो वो उस वक्त फौरी तौर पर वो उतर गए। उन्होंने कहा अब अगर मैं कुछ करूँगा तो ये मेरा ज़ाती अनाद होगा जो कि मरहब के साथ। या पीटीआई के दौर की बात करिए जब आपने मुश्किल टाइम फेस किया और आपको कैरेक्टर असैसिनेशन का भी ज़्यादा फीमेल जर्नलिस्ट हर तरह बहुत ख़वातीन के साथ होता है और हर पार्टियां माशाल्लाह इसको अपना एजाज़ समझती हैं। सियासी जमातें, कुछ सियासी जमातें ख़ास करके वो इसको अपना एजाज़ समझती हैं कि आप औरतों पे हमले करें, आप मर्दों पे भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं औरतों मर्दों से बिल्कुल वो मैं समझती हूँ कि सबकी इज्जत बहुत बराबर होती है, मर्दों की भी इज्जत होती है, औरतों की भी इज्जत होती है। लेकिन आसमा यहाँ पर तो हमने ज़ाहिर है कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं कि जहाँ पर अगर किसी मर्द को टारगेट करना है तो वो उसकी घर की औरत के थ्रू ही आपने टारगेट करना है, अदरवाइज आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है वो अकम्प्लिश नहीं होगा। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी मर्दों को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाता, वो उनके घर की औरत से टारगेट किया जा रहा है। ये पिदरसरी मुआशरे की यही एक अलमिया है, ये पिदरसरी मुआशरे का ही अलमिया है कि आप औरत के नाम से गाली देते हैं। आप औरत, मैंने बहुत एहतजाज करती हूँ कुछ बातों के ऊपर। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको कि बदलने की ज़रूरत है, हमारी लुगत में भी और हमारे मुहावरों में भी। मसलन जनाना मर्दाना वार है, तो मैंने इसके ऊपर कॉलम भी लिखा था कि हम क्यों कहते हैं मर्दाना वार, क्योंकि मर्दाना लोग समझते हैं कि सिर्फ मर्द मजबूत है, हालांकि देखा जाए तो औरतें मर्दों से बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो मैं उसको कहती हूँ कि ये जनाना वार क्यों नहीं आप कहते उसको। तो बहुत से लोगों ने इसको इंजॉय भी किया, तनकीद भी की। फिर इसी तरह से बहुत सारे मुहावरे हैं जिसमें कि औरतों को डिग्रेड किया गया है। पावर को आप मर्दों के साथ लिंक करते हो, जहाँ पर वीकनेस की बात हो जाए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, उनको खवातीन के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं सबीन कि औरतें जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मर्दों से बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। मसलन तख्लीक का जो अमल है ये कोई आसान काम तो नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कोई मर्द जो है वो माँ बन के दिखाए, वो तख्लीक करके दिखाए कि किस तरह से काम है। औरत तख्लीक करती है, मतलब परवरदिगार बाद परवरदिगार औरत के पास है एक तकलीफ बर्दाश्त करने की, वो किसी और के पास नहीं है। ऑब्वियसली इसमें ये नहीं होता कि आप खवातीन की बात कर रहे हैं, मर्दों को आप सप्रेस करें कुछ भी, लेकिन खवातीन को उनके हुकूक देना भी साथ साथ बहुत जरूरी होता है। मतलब परवरदिगार है ना, तो उसके बाद जमीन पे परवरदिगार जो है वो औरत है। बिल्कुल, तो ये कोई आसान काम थोड़ी है कि इसको इतना आप लाइटली उस तरह से करें। मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें जो है ये वक्त के साथ साथ बदल रही हैं और ये बदलेंगी। ये शायद ऐसे में जो खवातीन हर चीज़ में इजी टारगेट समझी जाती है, समझी क्या जाती हैं, ऑब्वियसली हो भी जाती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में अगर देखा जाए, वो भी शायद किसी हद तक कम हो सके। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में आप सिर्फ डर रहे होते हैं कि आप अपनी आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई तो उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगी। उसमें पता है क्या है, हमें
मैं हमेशा से सेग्रीगेशन के खिलाफ रही हूँ कि औरतें ही औरतों के लिए बोले, मगर औरतों को इकट्ठा ज़रूर होना पड़ेगा। मसलन अगर हमारे जितने भी मुखालिफिन भी हैं, अगर उनके ऊपर भी कोई अटैक करे तो सब औरतों को उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करना चाहिए कि ये तो हमारे ओपोनेंट हैं, ये किसी और जमात के हैं। हाँ, वो उस टाइम उस जात की बात हो रही है, उस जेंडर की बात हो रही है, जिसके लिए आप सबको मिल के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, और ये साइकिल है, हमने होते हुए भी देखी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें अब थोड़ा सा इसमें बेहतरी आई है और मेरा आना भी चाहिए, मगर ज़ीरो टॉलरेंस होगी तो लोग रुकेंगे कि आपको कहीं ना कहीं पे जाके जो है वो चीजें जो stop है वो करना है। बेहतर हो जाएंगी। हाँ। अब आपको लेकर जाएंगे आपके बचपन में, थोड़ा सा टाइम है। जितना आज आसमा हमारे हाथ हाथ लगी आई हो। हमने कहा आसमा को जितना तंग कर सकते हैं आसमा को हम तंग करें। कैसी बच्ची थी? शरारती थी आसमा या आसमा बस चुपचाप खामोश? शरारती तो बिल्कुल थी, मगर तहजीब के दायरे में थी, लेकिन बातूनी बहुत थी। बहुत ज्यादा थी। ओह, बातू और क्वेश्चन बहुत करती थी। अच्छा। मतलब मेरे अब्बा मरहूम जो हैं वो कहा करते थे कि सब कुछ खाओ मगर मेरा दिमाग मत खाओ। कि वो यानी मैं इतने सवाल करती थी और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ये क्यों है, ये क्या है। कहीं चले गए अब्बू के साथ या अम्मी के साथ तो उनके साथ सवाल कि ये इस तरह। चूँकि मेरा बचपन बाय द वे चूँकि इस्लामाबाद में ही है और मेरी बड़ी यादें हैं, मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी यादें रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन के साथ हैं, आपारा मार्केट के साथ हैं। तो मैं रोज़ जब निकलती हूँ तो मैं याद करती हुई जाती हूँ, यहाँ हम आइसक्रीम खाते थे, यहाँ अब्बू में वॉक करने, ये सामने एक दरबार है। सारी यादें अभी तक सब हैं। यादें जो हैं वो ताज़ा हैं बिल्कुल। तो मैं एक बीबी बच्ची थी, वो याद आती है मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जो कि बाबा बच्चे और बीबे बच्चे की उनकी एक टर्म होती थी। अच्छा। तो जो बामा बच्चे हैं ना, जिन बहुत ज़्यादा बात ना सुनने वाले, शोर मचाने वाले, उस तरह की नहीं थी, मगर शरारती में बिल्कुल थी। हाँ। तो आसमा स्टूडेंट कैसी थी? लाइक थी या कुछ? अभी तो देखा जाए तो अच्छा लाइक तरीन। और कभी सोचा था कि सहाफ़त की दुनिया में आना है? या कुछ लोगों को हमेशा से, बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें टीवी पे आना है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे हमेशा से क्रेज़ था, मुझे होता था अच्छा मुझे टीवी पे आना है, मुझे फेमस, जो छोटे बच्चों की ख्वाहिशात होती है, तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करते करते मैं आगे गई। या फिर बाई चांस आपके लिए भी हुआ? शौक था बचपन में? मैं शाम को ना 4 बजे, हमारे ज़माने में टीवी पहले बिस्मिल्लाह इकरा प्रोग्राम चलता था, फिर उसके बाद जो है वो ख़बरनामे तक रात 11 बजे फरमाने इलाही चलता था। टीवी शुरू ही नशरियात 4 बजे होती थी, तो मैं घर में बैठ के दुपट्टा लेके उसी तरह से, तो मैं वो पूरे प्रोग्राम उसी तरह बताती थी। जो उस वक्त जो भी एंकर्स होती थी, तस्कीन ज़फ़र साहिबा होती थी या इशत फातिमा साहिबा, या और बहुत से नाम। इशत फातिमा साहिबा तो खबरें पढ़ती थी, लेकिन वो जो भी अनाउंसर्स होते थे उस वक्त, वो अनाउंसमेंट जो करती थी वो मैं उनकी कॉपी करती थी बहुत ज़्यादा। और बहुत छोटी थी जब करती थी। लेकिन मैंने कभी हमेशा यही सोचा था कि मुझे इसी तरह के काम करने हैं। मतलब या मुझे सहाफ़त करनी है, या मुझे टीवी पे काम करना है, तो बोलने वाले काम, बोलने के काम सारे करने हैं। अच्छा। स्टूडेंट में बिल्कुल अच्छी थी, टॉप 3 में 5 में रहती थी। टॉप मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में 1-2 सब्जेक्ट्स में किया है, टॉप मैंने कभी उस तरह नहीं किया, मगर जो बहुत इनिशियल क्लासेस हैं उसमें मैं टॉप जरूर और करती डिबेट्स थी। में पार्टिसिपेट करती थी? डिबेट्स में मैं पाकिस्तान की बेस्ट डिबेटर थी। और 2000 में मुझे 99-2000 में मुझे प्राइम मिनिस्टर शील्ड भी मैंने विन की थी। 99 की बात है, कूल से पहले। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो जब मैंने प्राइम मिनिस्टर शील्ड विन की थी, ये एक्सट्रीम स्पीच होती थी बाय द वे, 3 उसी वक्त वो टॉपिक देते थे, और प्राइजेज़ मेरे पास जो है वो 100 से भी ज़्यादा थे। उसमें सिर्फ ये नहीं था, उसमें मजमून नवीसी, उसमें मुज़ाकरे, मुकालमे और डिबेटिंग। और यूनिवर्सिटी में पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डिबेटिंग में भी बेस्ट थी। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हम जाते थे, और डिबेटिंग से बहुत ज़्यादा ज़रा हमेशा से टॉप पे रहने का शौक था। हाँ, डिबेटिंग में मैं टॉपर थी। यानी हम ज़रा वो जो एलीट डिबेटर्स होते अच्छा। थे, एकदम हमेशा फर्स्ट आने वाले, और उस तरह के डिबेटर्स में और नाम नात था। भी पढ़ती थी? नात ख्वां भी? नात खाने की है थोड़ी सी, सूफियाना कलाम या इस तरह से वो किया है। शौक है और आवाज़ उस तरह से अच्छी। अगर आप मुझसे सुनना मैं चाह नहीं रही हैं सुनूंगी, तो मैं आपको पर नहीं, मुश्किल में नहीं डालूंगी। अच्छी हूँ। आपसे ऑलरेडी हमने बड़ी मेहनत करवा ली है, तो मज़ीद मेहनत नहीं करवाएगा, ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लेंगे। आसमा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बड़ा मजा आया, बड़े मजे की गपशप। बिकॉज ऑब्वियसली टीवी पे लोग देख रहे होते, लेकिन एक अलग अंदाज में देख रहे थे। तो आज हमारी कोशिश ये थी कि आसमा शिराजी, उसकी शख्सियत के बचपन कैसे गुजरा, वो आप सबको हम जरूर दिखाएं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।
इफ्तारी का एहतमाम भी हुआ है और जाहिर है आप सबके अंदर एनर्जी भी आ चुकी हो, तो कोशिश होती है कि इसके बाद मजीद एनर्जी आप लोगों को दें और कुछ ऐसे पाकिस्तान के टैलेंट से आपको मुतारिफ करवाएं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है और हमारा प्लेटफॉर्म उनको हाईलाइट करने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो ऐसी बासलाहियत बच्ची हैं जो कराटे के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ी हैं और मुसलसल कामयाबियां समेट रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कौमी सतह पर नाम बनाने के बाद जल्द ही आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हम बात कर रहे हैं हानिया नकीब की, जिन्होंने हाल ही में कराची में कैडेट नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की भी अभी तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली खिलाड़ी हैं। तो चले हानिया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसे हैं आप? हानिया, इतना जोर कैसे आता है? कोई देखने की फिजिक देखने के बाद लोग जो है इस बात पे यकीन कर रहे होते हैं कि हानिया का एक मुक्का पड़ना उन्होंने उठना नहीं है। काफ़ी अब डरते हैं मुझसे बच्चे, क्योंकि अच्छा? जब पता चल जाता है उन्हें कि मैं कराटे करती हूँ तो दे फियर कि उन्हें लग जाएगी, तो वो थोड़ा डिस्टेंस ही रखते हैं। अच्छा हानिया, कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने 2021 कोविड के बाद से स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि अब मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए कोविड में, क्योंकि हम बहुत इंगेज हो चुके थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमारी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो आई थॉट मे बी कराटे विल हेल्प। तो कोविड मतलब 3-4 साल हो गए आपको? यस, मुझे 4 साल पहले आपने शुरू किया था। किस तरह से शुरुआत की थी? किसी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी आपने? यस, मैं द मास्टर्स अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स में जाती हूँ, वहीं पे मैंने ये सब स्टार्ट किया था। और हानिया, इससे पहले क्या रुझान भी था कि मुझे ये करना है, या फिर कोई एक्टिविटी मिल नहीं रही थी उस टाइम पे, एक एक्टिविटी अच्छी लगी तो सोचा बस मैं ये कर देती हूँ? वेल, मैं छोटे होते से ही बहुत एडवेंचरस थी, और बट मेरे अंदर शुरू में शौक नहीं था। मेरे कज़न्स ने ज्वाइन किया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत कम्पेटिटिव हूँ, तो मैंने कहा था मैंने भी ज्वाइन करना है, सो उसकी वजह से इतना उस टाइम शौक नहीं था, बट डेवलप हो गया। और बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छी है? मे बी कह सकते हैं। अभी मतलब खेला नहीं है उस लेवल पे? यस, अभी मैंने कराटे में खेला है सिर्फ, तो यस। अच्छा, आज जब कराटे में जो आपने चैंपियनशिप विन की है, और ज़ाहिर है इस्लामाबाद की भी अगर हम बात करें तो आप नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी हैं अभी तक की, तो ज़रा अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे मैचेस थे? अच्छा, फ़र्स्ट मैंने स्टार्ट किया था इंटर क्लब चैम्पियनशिप्स के साथ फर्स्ट टीम में। उस टाइम मेरी फ़र्स्ट चैम्पियनशिप हुई थी एक स्कूल में, माई स्कूल के नाम से, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर में बहुत सारी और भी खेली, जिस तरह शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मैंने एक गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट पे खेला, डिवीज़न लेवल पे खेला, एंड नाउ मैंने अब नेशनल्स पे खेला है, एंड आई होप टू बी गोइंग टू इंटरनेशनल्स। अच्छा, इंटरनेशनल की जब बात हो रही है तो आगे प्लान्स गोल सेट कर लिए हैं? किसी फेडरेशन के साथ हैं अभी राब्ते में, या क्या प्लान है? अभी तो हम फेडरेशन के साथ हैं, जिस तरह भी हम नेशनल्स गए फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया है, जिस तरह ट्रैवल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, फूड हो जाते हैं, इस तरह। हाँ, वैसे गवर्नमेंट को रब्ता करने की कोशिश की कि मैं इस लेवल पे खेलना चाहती हूँ और मुझे सपोर्ट की जाए किसी भी तरह से, या बस ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पॉन्सर लेके आप कर रही हैं काम? अभी तो जिस तरह फेडरेशन का मैंने बताया, अभी तो फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया है ना, तो साथ हाफ हमने किया है, हाफ उन्होंने किया, तो टेक्निकली फेडरेशन ने भी हमने किया है और हमने खुद भी किया है। अच्छा हानिया, जो पहली फाइट थी वो याद है आपको? अभी अब याद ही होगी, ऑब्वियसली 4 साल पहले की बात होगी सिर्फ, तो क्या वो भी विन ही की थी? और उस टाइम क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या एहसास थे? मेरी फ़र्स्ट फाइट इंटर क्लब थी, एंड उस टाइम तो मेरा इतना लेवल नहीं था क्योंकि मैं येलो बेल्ट थी, अब मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अगर मैं वो शायद ना जीती तो मेरे अंदर ना होता कि मैं अब नहीं जीत सकती। अच्छा, कभी होता है स्टार्टिंग चाहिए होती है बंदे को, तो यस। तो वो जो पहला स्टेप होता है वो अगर आपको मिल जाए, वहाँ पे आपको पुश मिल जाए, तो ऑब्वियसली आप फिर आगे बढ़ पा रहे होते हैं। अच्छा, डर लगा था उस टाइम पे? उस टाइम आई थिंक मुझे इतना डर नहीं लगा था, मेरे अंदर एग्रेशन शायद ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मुझे एक चांस मिल जाता है फाइट में। इतनी सी उम्र में एग्रेशन ज़्यादा, ये क्या कहानी है? एग्रेशन क्या बचपन से ही, अभी भी बचपन ही आपका तकरीबन चल रहा है, लेकिन इससे छोटे होते एग्रेशन ज़्यादा था? एग्रेशन में भी ज़्यादा था, बट मैं बहुत शरारती थी, तो वो दूसरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता था कि दूसरों को मारेंगे, तंग करेंगे, तो दैट वाज समथिंग मैं बहुत करती थी। अच्छा, मतलब हमेशा से गुस्से में चीज़ें तोड़ती थी या लोगों का सर ही तोड़ती थी? सिर्फ लोगों का। जब कराटे ज्वाइन किया था तो लोगों का सर तोड़ती थी। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कराटे है तो इट्स अ गेम, तो उसको उस लिहाज से आपको लेकर चलना भी पड़ रहा होता है। अच्छा हानिया, फैमिली में बाकियों को भी शौक है? फैमिली में मेरे कज़न, जिस तरह मैंने आपको बताया, उन लोगों को भी बहुत शौक है, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया। मेरा अपने भाई ने किया था ज्वाइन, ग्रीन बेल्ट तक कंटिन्यू किया है।
अच्छा, तो मतलब अभी उनको भी आप सिखा रही हैं साथ साथ? आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े? मेरे कजन्स मेरे जितने हैं एंड मेरा भाई भी मुझसे छोटा है। अच्छा, छोटा है, तो उसको आप ट्रेन कर रही होती हैं या अकेडमी में ही हम ट्रेन अकेडमी में ही कर रहे होते हैं, साथ साथ वहीं पर ही ट्रेन होते हैं? तो ऐसा होता है कि कभी बहन भाई की आपस में कोई कंपटीशन करवाने की बात हो रही हो कि इन दोनों का कंपटीशन कराते हैं? अभी एज डिफरेंस हमारा ज़्यादा है तो इतना नहीं हमारा करवाते हैं, अच्छा। क्योंकि कोई भी हेड डैमेज हो सकता है। बट अक्सर देखा हुआ है मैंने कि बहन भाइयों की फाइट हुए और वो काफ़ी एग्रेसिव होती है। अंदर का सारा गुस्सा निकल जाता है ना साथ साथ। अन्य वैसे आम जिंदगी में भी वैसे इतनी सीरियस हैं आप? पर्सनैलिटी ऐसी है सीरियस? मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ। मैं बहुत, जिस तरह बता रही हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ। मैं कभी कभार शाय भी हो जाती हूँ, बट मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ। ठीक हो गया जी। आई रियली होप कि जो आप अभी नेशनल लेवल पे ज़ाहिर आप इतने अच्छे तरीके से आप खेल रही हैं, तो इंटर लेवल पे भी आप बहुत आगे जाएं और आज ये जो 3-4 मेडल्स हैं इसकी जगह हम देखें कि 10, 12, 15 या इतने मेडल्स हो जाएं कि हानिया ने आधे साइड पे रखे और आधे हानिया ने गले में पहने हुए हों। पाकिस्तान का टैलेंट है आप, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी इसमें आपको प्रमोट करना चाहिए उसी तरीके से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। दुआ मुलाकात आपसे कल होगी। अल्लाह हाफिज़।